नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। इस चर्चा में जो हमारी बातचीत का मुख्य विषय है वो है कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला, उसमें मारे गए बड़ी संख्या में भारतीयों की वजह से ये विषय इस हफ्ते इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है, हर न्यूज़ रूम में चर्चा का विषय है, दुनिया भर में इसकी बातचीत हो रही है। इस पर अब आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी विषय हैं जिनके बारे में शार्दुल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो छोटी-छोटी अपीलें मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो हमारा जो एनिल सेना प्रोजेक्ट है पुलिस की जाति से जुड़ा, वो आपको पता है लगातार चल रहा है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है इस एनिल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करवाने में। और साथ में न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी कि दो विशेष जो सब्सक्रिप्शन के ऑफ़र हैं, अब आप 99 रुपए खर्च करके भी न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और दूसरा हमारा जो कैंपेन है हवा का हक फाइट टू ब्रीथ, वो लगातार चल रहा है। इससे भी हम चाहेंगे कि आप जुड़ें ताकि इस देश में उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में हवा की जो ख़राब स्थिति है उसको बदलने में आप हमारी मदद कर सकें। और बाकी इन जनरल बाकी सबके लिए, आम आदमी के लिए जो एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है हवा, उसको सुधारने में, सरकारों के ऊपर दबाव बनाने में आप कामयाब हो पाएँ। आप अपने पत्र हमें ज़रूर लिखें क्योंकि आपके पत्र बीते कुछ दिनों में बहुत कम आने लगे थे। इसकी वजह से हमें कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हम इस कार्यक्रम में जो कर रहे हैं वो किसी को तक पहुंच रहा है, किसी को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपके पत्रों से हमें बहुत कुछ समझने में मौका में भी मिलता है और इस कार्यक्रम को सुधारने का भी मौका मिलता है। पिछले हफ्ते भी कई सारे पत्र आए थे और इस हफ्ते भी कई सारे पत्र हैं। हमें इस बात की खुशी है और उन पत्रों को हम इसमें शामिल भी करेंगे। आप पत्र ज़रूर लिखें। आज स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं इस ख़ास शो में बातचीत के लिए, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। मेरे सामने सीधे शार्दुल हमारे साथी और आनंद वर्धन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। और मेरे ठीक बगल में हृदय जोशी हैं। हृदय से आप लोग परिचित हैं, लगातार आप न्यूज़ लॉन्ड्री में उनको पढ़ते देखते सुनते रहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ थोड़ी देर में विजेता सिंह जुड़ेंगी। विजेता सिंह द हिंदू अखबार की डिप्टी एडिटर हैं और ये पूरा जो मसला चल रहा है वो खासकर विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों को कवर करती हैं एक पत्रकार के तौर पर। तो इस समय जो भारत सरकार में कश्मीर में हुए हमलों के बाद जो गतिविधियां हैं, जो बातें चल रही हैं, वो किस ओर जा रही हैं, थोड़ा सा हमें विजेता से समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहले जो सुर्खियां हैं उनके बारे में शार्दुल आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी अतुल, तो आज की अधिकतर सुर्खियां पहलगाम हमले से ही जुड़ी हैं। तो मंगलवार 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने आम जनता पर हमला किया जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। और हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम की संस्था, कहना सही शब्द नहीं है, ग्रुप ने ली है, जो लश्कर तोयबा का ही एक अंग है। और जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर ये पिछले 2 दशकों में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है। और इसके अगले दिन भारत ने जवाबी प्रतिक्रिया में पाकिस्तानी दूतावास की संख्या, आप कह रहे हैं सिविलियंस के ऊपर? हाँ, आतंकी हमला अदरवाइज हुआ ही है। इसके अलावा सैलानियों पे, हाँ, मैंने वही कहा, जम्मू कश्मीर की धरती पे जो आतंकी हमला हुआ है सबसे बड़ा वो। वैसे तो नहीं तो 2008 में मुंबई का भी हुआ था। हाँ। इसके अगले दिन भारत ने जवाबी प्रतिक्रिया में पाकिस्तानी दूतावास की संख्या को घटा दिया। भारत में जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें 48 घंटे के भीतर वापस लौटने को कहा। अटारी वाघा बॉर्डर पर जो गेट था, जो सेरेमनी भी काफ़ी मशहूर है, वो भी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया। और सिंधु नदी करार, जो समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था, उसे भी लंबित कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत की प्रतिक्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया की और वो भी उसने कहा कि वो शिमला समझौते को रद्द करता है। और उसने पाकिस्तान की हवाई सीमा में भारत के और भारत से जुड़े किसी भी तरह के विमान के प्रवेश और उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब ये हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और कल यानी गुरुवार को उन्होंने बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की जनता को आश्वासन दिलाया कि भारत इन आतंकियों को ढूंढ कर पूरी तरह खत्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ताज़ा खबरों के अनुसार आज दोपहर की मालूम पड़ा है कि लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की भी इस हमले में भूमिका है। आज दोपहर एक और ताज़ा खबर आई, 2 बजे के करीब की हेडलाइन थी, हम रिकॉर्ड इसे 4 बजे के बाद कर रहे हैं शुक्रवार को, कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से कल रात
भारतीय कुछ पोस्ट पर फायरिंग हुई, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी फायरिंग की। और खबरों में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एरोलसी पर कुछ जगह बीती रात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई थी, जिसका संयोजित और सही तरीके से जवाब भारतीय सेना ने दिया। इस घटना के बाद देश में कई जगह तनाव की स्थिति बनी और कई जगह जम्मू कश्मीर से आए हुए विद्यार्थियों को, ये अगली सुर्खी है, एक साथ पढ़ रहा हूँ, विद्यार्थियों को कुछ जगह वापस जाने को कहा। और कई ऐसे भी घटनाएं हुई जहां इस्लाम पंथ को मानने वालों को भी कई हिंदूवादी संगठनों ने निशाना बनाया। देहरादून की घटना थी, वहाँ पे एक हिंदू रक्षा दल नाम का कोई गुट है, उसने कश्मीरी छात्रों को लौट जाने को कहा। और चंडीगढ़ से भी खबर आई कि कुछ जम्मू कश्मीर के छात्रों के साथ बदसलूकी हुई, शायद मारपीट भी हुई। ऐसी एक घटना जम्मू में भी हुई। दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा जम्मू इलाके से रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ भाजपा के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस घटना के खिलाफ। तो उन्होंने जो सुरक्षा और खुफिया विभाग से चूक हुई है इस मामले में, उसको लेकर सवाल पूछा, तो भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। वो घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अगली सुर्खी उच्चतम न्यायालय से है। उच्चतम न्यायालय ने कि बार एसोसिएशन ने ये मांग की है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ऊल जलूल कुछ बयान दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने, और उसकी वजह से निशिकांत दुबे पर सख्त कार्यवाही की जाए। दुबे ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ही देश में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। उनका कोई सफाई भी दी उन्होंने इस बयान पर? अभी नहीं, उनका कहना था कि हर चीज के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है। और उनकी ये टिप्पणी के पीछे उच्चतम न्यायालय का आईटी एक्ट में धारा 66A का निर्णय और समलैंगिक संबंधों को वैध बताना मंजूरी देना था। दुबे का कहना था कि जब सब सांप्रदायिक गुरु और पंथ के लोग कह रहे हैं कि ये खराब है, तो कोर्ट ऐसे कैसे कह सकता है। इसके अलावा भी वो हाल के 2 फैसले जो थे, एक वक्फ बोर्ड के फैसले को और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया उसको लेकर भी बहुत खिन्न थे। उनकी तरफ से कोई सफाई अभी तक नहीं आई है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बयान दिया, बयान जो साथ में एक उनका है, जिस पर आज हम बातचीत भी थोड़ा सा करेंगे, कि अगर सारी चीज़ें वहीं होनी है तो फिर पार्लियामेंट को बंद क्यों नहीं करवा देते हैं। ये बात तो उनके इस बयान से भाजपा ने अपने को किनारे किया, लेकिन जैसा अतुल ने आपको बताया, दुबे ने अपने बयान से जरा सा भी कोई खेद नहीं जताया, न कदम पीछे हटाया, कुछ नहीं किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को रामदेव के पतंजलि संस्थान द्वारा हमदर्द के मशहूर शरबत रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद बताने पर उसके लिए उन्होंने रामदेव और पतंजलि को लताड़ लगाई उच्च न्यायालय ने। और जस्टिस अमित बंसल का कहना था कि उन्हें अपने आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये सब देख करके क्या चल रहा है। और उन्होंने पतंजलि को ये सारे विज्ञापन और वक्तव्य सार्वजनिक क्षेत्र से पूरी तरह तुरंत हटाने का आदेश दिया है। ये दूसरी बार हुआ है रामदेव को कोर्ट ने लताड़ लगाकर और उनसे माफ़ी मंगवाई है या वापस लेने को कहा है। मंगलवार को ही उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पटूर, अकोला और एक और जिलों में नगर निगम और सरकारी इमारतों, अन्य साइन बोर्ड्स पर उर्दू के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट, भाषा को कभी भी लोगों के बीच बंटवारे की वजह नहीं बनना चाहिए। उर्दू के प्रति भेदभाव इस गलतफहमी से उठता है कि उर्दू भारत के लिए एक बाहरी भाषा है। ये राय सरासर गलत है। मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक भारतीय भाषा है जो सदियों तक इस्तेमाल होने के बाद परिष्कृत हुई और मशहूर कवियों की अपनी बात कहने के लिए पसंदीदा ज़बान रही है। तो ये एक पटूर की एक म्यूनिसिपल काउंसिल की मेंबर हैं, उन्होंने दाखिल किया था कि उर्दू भारतीय भाषा नहीं है, तो इसे हटा दिया जाए। उनको पता नहीं है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो महाराष्ट्र में रहती हैं, उनको पता ही नहीं कि दिल्ली में इसकी ओरिजिन हुई है। और आखिरी सुर्खी यूरोप से है। सोमवार को ईसाई संप्रदाय के कैथोलिक मत के प्रमुख पोप फ्रांसिस एक पक्षाघात के बाद दिल का दौरा मरने से गुजर गए। सोमवार को वो 88 वर्ष के थे। कैथोलिक समाज में इसके बाद काफ़ी शोक है और जल्द ही बाकी कार्डिनल इकट्ठा होंगे और डिसाइड करेंगे कि नया पोप कौन होगा। 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। शनिवार को क्रिमेशन है ना, उनका क्रिमेशन है। तो आनंद, एक व्यक्तित्व के रूप में और इन्फ्लुएंस के रूप में मेरे ख्याल से पोप पूरी दुनिया में शायद इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे जिसका कि संख्या के लिहाज से, आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर उनकी बातचीत का या उनके
कामकाज का असर होता होगा। तो आप पोप फ्रांसिस को इस मौके पर कैसे, अगर बहुत कम शब्दों में याद करना हो या उनको, तो कैसे याद करेंगे? कई सारी चीज़ें उनसे जुड़ी रही हैं, मसलन थोड़ा सा उनको एक उस पूरे कैथोलिक कंजर्वेटिज्म वाले धारा में भी प्रोग्रेसिव माना जाता रहा उनको। कुछ चीज़ों के लिए उनको याद है, वो पहले पोप थे जो ग्लोबल साउथ से बिलोंग करते थे, अर्जेंटीना से, नॉन यूरोपियन थे। तो एक साइन है उनके पूरे उसमें उत्कर्ष में कि जो चर्च है, कैथोलिक चर्च है, वो भी थोड़ा थोड़ा अपने को, हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है उसमें सुधार की और उसमें बदलाव की, लेकिन वो गति भी तेज हो रही है और उसमें एक बदलाव की वो चाहत भी दिख रही है। मेरे ख्याल से उन्होंने एक मध्य मार्ग लिया और सुधारवादी पोप के तौर पर उनकी छवि बनी है, और खासकर समलैंगिकता के बारे में उनका जो रुझान था, और उसमें एक ब्रॉडर, एक व्यापक चर्च में के संवाद में उसको जगह दी उन्होंने। और उनका फेमस है कि हुए माई टू जज, कुछ ऐसा है, इससे ही मिलता जुलता कि हम इस पर जज करने के। फिर एक 2015 में उन्होंने बोलीविया में एक माफ़ी मांगी थी। वहाँ जो कैथोलिक चर्च के कुछ जिसको कह सकते हैं कि ऐसे कार्य जो कि अशोभनीय थे, और उसके लिए उन्होंने पब्लिक एपोलॉजी भी दी थी। तो और भी फिर माइग्रेंट्स को लेके जो पलायन करके आए हैं उसको लेकर, और ख़ासकर यूएस में भी जो अभी डिपोटेशन हो रहा है उसके को का ज़्यादा उसको मानवीय तरीके से करने के लिए, चाहे इन सब चीज़ों पर लेकर वो जो कि एक इंटरसेक्शन जहाँ रिलीजियस डिस्कोर्स और पॉलिटिक्स का है, उस पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने कहा। तो इसको लेकर थोड़ा सा मुखर थे। ये एक सुधारवादी छवि उनकी बनी। ठीक बात। शार्दुल? देखिए, मैं बस इतना कहूँगा कि पुराने पोप के मुकाबले इन्होंने प्रोग्रेसिव बयान दिए, ये बात सही है, समलैंगिक संबंधों का और जितनी तरह के व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं उनको इन्होंने बढ़ावा दिया। लेकिन थोड़ा सा वो सिर्फ कैथोलिक्स के थे, क्योंकि अब प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में काफ़ी लड़ाई रहती है तो सबसे बड़े मत के तो नहीं थे। पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत बार मैंने ये देखा पिछले हफ्ते, बहुत सारे लोग उनके बयानों की वजह से बहुत तारीफ़ कर रहे थे, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो फ्रांसिस भी उनमें से थे जिन्होंने जानते बूझते कई पादरियों के, कई कार्डिनल्स का असाइन किया, जबकि उन्हें पता था कि वो मशहूर, वो जो स्टोरी थी उस पर पिक्चर भी बनी थी फिर, स्पॉटलाइट, और बॉस्टन ग्लोब की स्टोरी थी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बाय कैथोलिक प्रीस्ट 2002 में जो आई थी। तो उसका भी उन्होंने केवल माफ़ी तो मांगी, बट उन्होंने को सही तरीके से नहीं किया। दंडित तो वो कर भी नहीं सकते क्योंकि वो दूसरी जगह होगा, पर उन्होंने जो संस्थाएं उन्हें दंड देना चाह रही थी उनका समर्थन नहीं किया। और इसलिए आयरलैंड के भी एक प्रोप थे, मेरे दिमाग से नाम गुजर रहा है, आयरलैंड के मतलब जो कार्डिनल थे, उन्होंने खुद फ्रांसिस की खुलकर की थी कि, और इनका इस्तीफा भी मांगा था कि पोप को जितना करना चाहिए था ये सब आप आने के बाद। पोप का इस्तीफा भी होता है? हाँ, वो मांग रहे थे कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। शपथ ग्रहण हुआ है हाँ, कि संविधान की शपथ मेरा आज का रिकमेंडेशन इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी रहती है और ये कॉम्प्लिकेटेड बात है। ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि वो मन चाहते तो वो हो जाता, पर फिर भी ये एक ऐसी चीज़ है, और इतने सारे लोगों के आप मत के और आस्था के अगर लीडर हैं तो एक बार बात बाहर आ जाए तो खुलकर उसका विरोध ज़रूरी होता है। हृदेश? एक तो उनके साथ जो बात थी, जो फर्स्ट नॉन यूरोपियन होने का एक एक्स्ट्रा उनके साथ जुड़ा हुआ था कि द पोप, बट जो पूरी बातें आनंद ने और शार्दुल ने बताई, उसके बाद इतना ही कहना है कि एक समस्याएं हर किसी के साथ रहती हैं कि उन्होंने ये नहीं किया या वो ये नहीं कर सके, लेकिन रिलीजियस जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले किसी भी बड़े नेता का, आनंद ने कहा ना कि मिडिल ऑफ द पाथ थे। अगर वो मिडिल ऑफ द पाथ हमें सोसाइटी के हिसाब से दिख रहे हैं, पर अगर आप उसे सिर्फ चर्च को लेके देखें तो वन साइडेड है। हाँ, तो ही विल लुक मोर रेडिकली, मतलब जो कि सुधारवादी है। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
जो कहते हैं प्रीचिंग टू कॉयर कहते हैं ना, मतलब जो लोग पहले से ही कन्वर्टेड हैं उनको बताना, किसी को ये बताना जो सुधारवादी है कि सुधारवादी कदमों के बारे में, वो कठिन होता है। लेकिन अगर धार्मिक रूढ़िवादियों को आप ये बताना शुरू करें, मैं सभी धार्मिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, धार्मिक रूढ़िवादियों को ये बताना शुरू करें कि अगर वो जाके हमास के द्वारा अबडक्टेड लोगों के परिवार वालों से मिले 2023 अक्टूबर में, लेकिन वहीं पर उन्होंने गजा में जो कुछ हो रहा है उसे टेररिज्म भी कहा, तो ये दोनों बातें उन्होंने एक साथ कही, तो जिससे एक उम्मीद बत्ती है और एक मानवतावादी दृष्टिकोण सामने आता है। हाँ, और नहीं वो कहाँ से आ रही है वो बात ही इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वेलकम विजेता, थैंक यू। तो हमारी जो आज की बातचीत का मुख्य विषय है वो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें 26 यात्रियों की मौत हुई है, और कुछ एस्पेक्ट इस घटना के बहुत ही दर्दनाक और उस तरह के हैं। मसलन आइडेंटिफाई करके हिंदुओं को मारा गया, आइडेंटिफाई करके उसमें से लोगों से कलमा पढ़वा कर, और ये सारी चीज़ें हुई हैं जो कि अब लगातार अलग अलग तरीक़ों से सामने आ रही हैं। और इसका दूसरा जो चिंताजनक पहलू है वो ये है कि जो सुरक्षा में चूक है, जो सिक्योरिटी लैप्स का मसला है, जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण मसला होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत ये कुछ दिनों में हम जो देख पा रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का मैकेनिज़्म है, जैसे एक किस्म का इस तरह की घटना होने के बाद जो हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है मीडिया से लेके और अखबारों से लेके सोशल मीडिया से लेकर कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ या इसको सबक सिखाओ, ये वो, उसमें बहुत कोर मुद्दे जो होते हैं, जो बहुत ही जो उसके रूट कॉज होते हैं, उस पर बात नहीं होती है। चाहे हम पुलवामा की बात करें या आमतौर पर जो होने वाली ट्रेन दुर्घटनाएं हैं, वहाँ पर भी लोगों की मौत हो जाती है, और उसके बाद हम दूसरी चीज़ों में की बहसों में आमतौर पर घुस जाने वाले और बिज़ी हो जाने वाले समाज के रूप में सामने आए हैं। तो यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर वंदे भारत का इनॉग्रेशन करने के लिए जाने वाले थे। इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा बहुत हाई प्रोफाइल दौरा था वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है वहाँ तमाम तरह की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, मिलिट्री का अपना इंटेलिजेंस है, भारत सरकार की अपनी दूसरी और तमाम एजेंसियाँ हैं, उन सब का इंटेलिजेंस इनपुट क्या था, क्यों नहीं सर इसको ट्रैक कर पाए वो लोग, इस पर एक बड़ा सवाल है जिस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, पाकिस्तान के ऊपर कुछ तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ सामने निकल कर आई है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, उससे अलग हो गई है। अब इसके जो बारीकियां हैं उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि इसका जो चार्टर है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, उसमें ये बात है कि कोई भी एक पार्टी यूनिलैटरली इसको खारिज नहीं कर सकती जब तक कि दोनों पक्षों के बीच सहमति ना हो। एक पहलू है। तो इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने स्थगित किया है, और इसके अलावा पाकिस्तान का जो दूतावास है दिल्ली में, उसकी संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोई नया वीज़ा जारी नहीं होगा, किसी पाकिस्तानी को भारत आने का या दौरा करने का वो नहीं होगा। इसके अलावा जो सैन्य सलाहकार इन दूतावासों में बैठते थे, उनको भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट हैं इस समय की, और जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ कदम उठाए हैं। मसलन उसने अपने जो पाकिस्तान का एयर स्पेस है उसको भारतीय विमान कंपनियों के लिए बंद कर दिया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण घोषणा पाकिस्तान की तरफ से हुई वो है शिमला समझौते को खारिज करने का या उसको स्थगित करने का, उससे अलग होने का। ये अब तक के हालात हैं। जो 2 बड़ी चीज़ें और मेरे ख्याल से इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है वो है भारत सरकार ने पिछले तमाम बड़े और जो कहेंगे कि जो गंभीर या इस तरह के मसले हुए हैं, मौके आए हैं, उससे थोड़ा अलग जाते हुए इमीडिएटली सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी दलों के नेताओं के साथ मिलकर बैठक की है। उसमें मुझे नहीं मालूम कि क्या बातें हुई अंदर की, लेकिन जो मीडिया में थोड़ी बहुत छनकर खबरें आई उसके मुताबिक भारत सरकार ने अपनी चूक को भी विपक्ष के सामने एक्सेप्ट किया है।
ये अब तक की एक बड़ी वो है, क्योंकि सर्वदलीय बैठकों, आम सहमति बनाने की परंपराओं, इन सब चीज़ों को लगभग पिछले 8-10 सालों में मोदी जी ने कमोबेश खारिज कर दिया था। तो मैं सबसे पहले विजेता आपके पास आना चाह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको आप कैसे देखती हैं? जो उठाए गए हैं उसमें क्या कुछ और भी चीज़ें हैं जो अभी आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती हैं? अभी हम ये देखते हैं कि डिप्लोमेटिक स्तर पे ज़्यादा कदम उठाए गए हैं। वीज़ा हो गया या फिर इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, जैसे आपने बताया। बट जो जो एक्सपेक्टेशन आफ्टर पुलवामा हुई थी लोगों की कि मतलब कुछ बड़ा होना चाहिए, रिटेलिएशन होना चाहिए, तो इन्होंने शायद वो जो बालाकोट वाला एयर स्ट्राइक किया था, तो उस लेवल का अभी क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो तो किसी मतलब गवर्नमेंट को ही पता है। राइट। मतलब सही नहीं होगा कि हम इस पर गेस करें कि मिलिट्री एक्शन क्या होगा। तो उस पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी तो इंडिया ने भी समय दिया है, जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं यहाँ पे, उनको देश छोड़ने का। अभी तो वो प्रक्रिया चल ही रही है। जी। तो उसके बाद एक चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपनी चूक मानी थी। सरकार ने अपनी चूक नहीं मानी थी। सरकार ने बस ये जो होम मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन था ओके। और जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो बोला था वहां पे, वो ये कहा था कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम ये अटैक प्रिवेंट नहीं कर पाए, बट इसको सिक्योरिटी लैब्स कहना एक अतिशयोक्ति होगी। आप नहीं कह सकते हैं सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि हमने सारे मतलब जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हर जगह तैनात हैं। जी। कहीं कहीं पे फेंसिंग नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी लैब्स है। तो हाँ, हम मानते हैं कि हम ये अटैक, ये वाला जो इंसिडेंट है, ये प्रिवेंट नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये कहा था। ओके। तो एक तो ये तो खैर टेक्निकलिटी हो गया, आप प्रिवेंट नहीं कर पाए और आप इसको घुमा फिरा के, लेकिन एक इतने बड़े पैमाने पर हथियारबंद लोग कहीं घूम रहे हैं और ये सब हो रहा है। और खासकर मेरा मानना कि वो टाइम बहुत सेंसिटिव है, जब प्रधानमंत्री खुद वहाँ जाने वाले हों किसी मौके पर, तब इस तरह की चूक होना कई और भी तरह के सवाल खड़े करता है। तो ये एक तो ये बात हुई कि अभी जो हो सकता है क्या होने वाला है वो तो बात की बात है। पर आनंद, आपकी पहली प्रतिक्रिया इसको देखते हुए, इस पर जो भारत सरकार ने अब तक दी है, आपको लगता है कि इसके अलावा क्योंकि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे विजेता ने जिक्र किया कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, आप मतलब अपनी एक वोटर बेस को, ऑडियंस को, जो भी कहें, उसको मैसेज देने के लिए इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि हमने एयर स्ट्राइक किया ये वो, लेकिन उसका एक्चुअल हासिल क्या था, या वो कितना बड़ा डिटरेंस है, या उसके खतरे कितने हैं एक फुल फ्लेजेड, इन चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जिन परिस्थितियों में हुई, लेकिन वो कोई बहुत फुल प्रूफ डिटरेंस या इस तरह का कोई विकल्प नहीं है कि जिससे आप ये कह सके कि हाँ, ये एक कदम है जिससे कि आगे आने वाला समय ठीक हो जाएगा, या कम से कम अब आतंकवादी हमलों को हम रोक सकते हैं पूरी तरह से। डिटरेंस कई तरह का हो सकता है, मिक्सचर है उसमें। मेरे ख्याल से बालाकोट वगैरह में एक तो उसका राजनीतिक पहलू है, लेकिन एक पहलू यह भी है कि एक इंडिसीजन के फेज से, खासकर 2010, 12, 13 एक इंडिसीजन के फेज से जहां मिलिट्री ऑप्शन टेबल पर नहीं था, वहां एक इस तरह का, जिसको आर्म्ड पीस का डिटरेंस माना जाता है, कि ये दिखाना कि हम जो सैन्य विकल्प है वो भी जो है, ऐसा नहीं है कि वो ऑफ द टेबल है, वो भी हमारे पास, हम वो भी करेंगे। तो ये एक है, वो कई बार सफल होता है या नहीं होता है, लेकिन कई देश ये करते हैं। और लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिटरेंस रहता है। एक तो है कि इंडस जैसे है, तो जो 80-20 का जो उसका अनुपात है, कम से कम 80% जो पाकिस्तान को जाना है पानी, 20% भारत के पास अभी उस फ्लो को रोकने की ऐसी कोई पुख्ता टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लेकिन एबेंस, हम पानी वाले पे भी आएंगे। हाँ, पहले एक बार मिलिट्री वाले मतलब जो विकल्प है, हाँ, तो एक ओके। तो वो भी एक जो, लेकिन इससे ये तो है कि पाकिस्तान का, जैसे कि कल बयान है कि अगर
वो जो प्रवाह जो है पानी का रुकता है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। हाँ अगर हाँ, पाकिस्तान तो का ये भी अनाउंसमेंट है। और एक फिर ट्रेड का है या फिर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना पाकिस्तान को, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण है, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि देशों का एक समूह है जिसको पाकिस्तान कन्विंस कर सकता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू का। तो तो ये सब है, लेकिन दोनों देशों जो न्यूक्लियर आर्सेनल से दोनों देश चूँकि पूरी तरह से लैस हैं, तो उसमें जो प्रेशर टैक्टिक्स है उसको स्ट्रेटजिक भाषा में जिसको बोलते हैं मैनेज्ड एक्सकलेशन, तो वो मैनेज्ड एक्सकलेशन तक ही जाएगा, नहीं तो वो फिर विश्व की समस्या होती है। जो दो सैन्य न्यूक्लियर तो वो मैनेज्ड एक्सकलेशन का रूप क्या हो, एस्केलेट पाकिस्तान ने अगर उस जो कि स्पष्ट ही है कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो वो उसने भी जो असीम मुनीर ने से अगर ये गाइडेड है तो ये एक मैनेज्ड एक्सकलेशन का कदम उठाया है। तो भारत जो रिटेलिएटरी है वो भी मैनेज्ड एक्सकलेशन ही होगा, उसके आगे तो जा नहीं सकता है। तो इन सभी विकल्पों को देखना होगा इसमें। और एक और है कि दूसरा जो पक्ष है आपका क्वेश्चन का कि वो सिक्योरिटी लैब्स जो है एक्नॉलेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर भी सकते हैं। सिक्योरिटी जैसे जो पूरी तरह सिक्योरिटी स्टेट है इजराइल, वहाँ तो हमने देखा क्या हुआ कि वहाँ भी जो आपके विरुद्ध काम कर रहा है उसको एक दिन लकी होना है। तो लेकिन यहाँ उस एक तो आपने प्रधानमंत्री की यात्रा, उससे बड़ी हमारा एक फैक्टर है जिस पे थोड़ी सी सतर्कता ज़्यादा होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान ने ऐसे द्वारा जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं उन्होंने कई बार ऐसे हमले तब किए हैं जब फॉरेन डिग्निटरीज का विजिट हुआ है। जैसे इस बार जेडी वैंस थे, यहाँ पे जेडी वैंस थे 2000 में, पूरा हुआ था बिल क्लिंटन के एक दिन पहले। फिर कुछ जो पुराने लोग हों उनको याद होगा मेडलिन एल्ब्राइट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस की थी, वो आई थी, उस समय हुआ था। तो अब एक हाई प्रोफाइल विजिट है, उस समय भी जो सेंसिटिव एरियाज हैं सिक्योरिटी को लेके वहाँ थोड़ी सतर्कता और बढ़ाई जा सकती है। ये हाइंडसाइट में ये खासकर जब एक पैटर्न रहा हो, हाँ दिखता है कि ये है। एक चीज़ इसमें और जो आपने कहा इसको महत्वपूर्ण है इस नज़रिए से देखना, ये ऐसा मसला है जिसमें जैसे 26/11 था जिसमें बहुत ब्लैक एंड वाइट तरीके से इस्टेब्लिश हुआ कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान इसमें शामिल है। लगभग उसी तरह से इस वाले मामले में अगर हम थोड़ा सा परिस्थितियों के सर्कमस्टेंशियल उससे देखें, जो आपने आसिम मुनीर का जिक्र किया कि वो महज एक हफ्ते पहले इस बात को कह रहे कि हमारी जुगलर वेन है और कश्मीरी भाइयों को हम भूले नहीं हैं और ये करेंगे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक डेस्परेशन थी इस चीज़ को साबित करने की, क्योंकि लंबे समय से वो एकदम इस पूरे गेम से आउट हो चुका है, मतलब जो आप कह रहे हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया था। दूसरा ये कि ये जो आपने अटैक वाली बात कही कि जब कोई फॉरेन डिग्निटरी आता है, अमेरिका का आपने जिक्र किया, उस लिहाज से भी अगर देखें तो तब और अब की परिस्थितियों में एक बड़ा अंतर आ गया है कि तब अमेरिका का एक कंपल्सन ये होता था, जैसे बिल क्लिंटन भी जब इंडिया आए तो एक दिन 2 दिन आए के लिए यहाँ थे तो 1 घंटे के लिए वो पाकिस्तान गए थे, या पाकिस्तान आज की स्थिति उससे एकदम उलट है। अब ट्रंप यहाँ आते हैं तो वो पाकिस्तान जाना उनकी मजबूरी नहीं है, जेडी वैंस आए तो इंडिया आए, इंडिया से वापस चले गए। तो ये स्थितियाँ बदले जिसकी वजह से मिला जुला के पाकिस्तान एक किस्म के आइसोलेशन में है। अब ये जिसको जैसे डिप्लोमेटिक स्टडीज में जिसको बोलते हैं डिहाइफनेशन, तो जो पहले सब कॉन्टिनेंट भारत पाकिस्तान को जो वेस्टर्न पावर्स है वो जो है हाइफनेटेड तौर पे इंडो पाक देखते थे, अब वो डिहाइफनेट हो गया है थोड़ा सी। तो वो एक स्थिति बदली है। हृदेश नहीं, मैं इसमें एक बात कह रहा हूँ क्योंकि 2 पैनलिस्ट ने काफ़ी जानकारी दी है। मैं ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की ने अटैक क्यों किया, इसे लेकर अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो कल श्याम शरण ने भी इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, आज का मेरा तो उसमें 3-4 बातें साफ उन्होंने कही है कि पाकिस्तान पहले तो यूएस के लेवल पे पूरी तरह से वो है, मतलब उसकी कोई वो नहीं रह गई है, हैसियत नहीं रह गई है। आप
चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा उससे एक तरह से उम्मीद नहीं फ्रस्ट्रेटेड कर फील पा रहा कर रहा है हाँ। इतना पैसा डालने के बाद जो उसका अपने प्रोजेक्ट हैं। गल्फ कंट्रीज उसे पैसा नहीं दे रही हैं, तो इस तरह से ही हैज़ लिस्टेड बहुत सारे जो रीजंस हैं, विच इज़ राइट। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि जो अगर मैं पानी वाली बात बता सकूँ हाँ हाँ तो पानी हाँ, बिल्कुल तो जुड़ी है। पानी वाली बात में साफ तौर पे ये है कि जो 6 नदियों का बंटवारा है उसमें भारत अपने हिस्से की 3 नदियां जो हैं रावी, सतलुज और ब्यास, इसका इस्तेमाल पूरा का पूरा पानी ऑप्टिमम कर रहा है, और जितना बचा खुचा 5-10% है वो भी वो यूज़ करेगा आने वाले दिनों में, वो प्रोजेक्ट चला रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान को नदियां जाती हैं, 3 नदियां हैं जिसमें चिनाब, झेलम और इंदस है, उन नदियों के पानी में भारत के पास जो है बहुत, जितना पानी, ऐसा नहीं है कि भारत उसमें बिल्कुल सारा का सारा पानी पाकिस्तान लेता है, लेकिन भारत अपने प्रोजेक्ट चला सकता है, और वो चला भी रहा है। कुछ प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान आर्बिट्रेशन में भी गया है, पाकिस्तान ने आपत्तियां भी की हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के चलने पर, जिस तरह से वो चल रहे हैं। तो उसमें भारत 2 काम कम से कम कर सकता है। एक तो 40 लाख एकड़, 4 मिलियन एकड़ फुट, मिलियन एकड़ फुट में उसको नापा जाता है। 1 एकड़ में अगर आप 1 फुट पानी ऊंचा रखें, तो इस तरह से भारत 40 लाख एकड़, हाँ 4 मिलियन के हैं, 40 लाख के हैं एकड़, इतना पानी भारत स्टोरेज कर सकता है, जो उसने भी बनाई नहीं है, जिसकी बात वो कर रहे थे, वो स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप कर सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो सकती है, और ये सारा उस ट्रीटी के वायलेशन माने जाएंगे, और पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, वो जाएगा न्यूट्रल मीडिएटर्स के पास जाएगा, या वो जाएगा उन लोगों के पास, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। तो दूसरा ये है कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, और ख़ासतौर से जब क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं, और कभी भी जो भारत के डैम्स हैं उनको डीसिल्ट करना पड़ता है ना, डैम्स को लगातार, जो हाइड्रो पावर डैम्स हैं उनको डीसिल्ट करना और पानी को छोड़ना भी पड़ता है। तो उसकी जानकारी आप डाउन स्ट्रीम में देते हैं कि हम पानी छोड़ रहे हैं, आप लोग उसके आसपास न रहें, या पानी तो, और दूसरा अगर वो कैपेसिटी बढ़ाता है रोकने की, तो उनकी एग्रीकल्चर जो है, जब आज़ादी के बाद ये समझौता हुआ था 1960 में, तो हुआ ही इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान के पास इरिगेशन लैंड और इरिगेशन नेटवर्क था, लेकिन पाकिस्तान के पास सोर्स ऑफ वाटर इंडिया के पास था। तो पाकिस्तान की हालत बड़ी बदहाल स्थिति हो गई थी, तो पाकिस्तान की उस हालत को ठीक करने के लिए, मतलब जो इसके पीछे एक ये है, तो पाकिस्तान को ज़्यादा पानी जाता है उसमें, तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनली उनका लैंड भी ज़्यादा है, लेकिन भारत पानी को रोकना शुरू करेगा तो उसके लिए एक समस्या शुरू होगी उसकी एग्रीकल्चर, और भारत अगर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करेगा तो उनको फ्लडिंग की प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, जैसा आनंद ने याद दिलाया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, फिर फ्लडिंग की प्रॉब्लम अपस्ट्रीम भी होती है कई बार जब आप पानी रोकते हो। तो एक चीज इसको, ये जो पाकिस्तान ने कहा भी है कि अगर इससे कोई हम बाहर निकलता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो पहले मैं चाह रहा हूँ शार्दुल के इसका पहला पॉइंट वो ले लिया जाए, जो चाहे मिलिट्री रिटेलिएशन की बात है या इसके एस्केलेशन की बात है, और फिर पानी वाले मसले पर थोड़ा सा हम और डिटेल में आएंगे। शार्दुल का पहला कमेंट। देखिए, जो आनंद ने बात कही वो सही है कि आपका इंटेलिजेंस कितना ही अच्छा काम कर रहा हो, वो एक मौका चाहिए होता है, चाहे वो 100 बार ठीक हो, एक बार गड़बड़ हो जाएगा तो घटना को अंजाम दे देंगे। लेकिन भारत की ओर से कंप्लेसेंसी हुई है, ये ढील ढाल रही है, क्योंकि मतलब वो होता है ना कि आप अपने ही प्रोपेगेंडा में ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, और उसके कई बयान पिछले काफ़ी समय से आ रहे थे। जैसे कि एक तो बात ये है कि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इन इलाकों में काम नहीं करती है, पूरा पीर पांजाल का पर्वतीय क्षेत्र है, फिर संस्कार वैली है ना, तो अगर आप देखें तो ये बहुत फैला हुआ क्षेत्र है और बहुत घना क्षेत्र है, वहाँ लोग भी रहते हैं। तो जो लोग बात कर रहे थे, और अब जो इस घटना के बाद तो और ज़्यादा रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, आर्टिकल निकल के आए हैं, तो ये क्रेडिबल जानकारी थी हमारे खुफिया तंत्र के पास, इंटेलिजेंस सोर्सेज के पास, के करीब 55 से 60 ट्रेंड आतंकवादी इस पूरे इलाके में छुपे हुए हैं। लेकिन उन्हें ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस के काडर में छिन्न भिन्न हुआ, थोड़ा खींचतान हुई, तो वहाँ इंटेलिजेंस नेटवर्क कमज़ोर हुआ है, और इन इलाकों में टैक्स से आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है। भाई नक्शे पे देख के छोटा सा लगता है, पर आप जाओ तो बहुत बड़ा रीजन है, जो भी गया हुआ है उसको पता चल जाता है। तो एक तो ये कारण है कि आपका नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क जो लोकल था जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों का, वो टूट गया है। और उसके बाद आप कितना ही करते रहें कि हमारी सुरक्षा अच्छी है, लेकिन अगर आप लोकल संबंध नहीं बनाएंगे तो घने जंगलों के, कहीं किसी भी तरह के घने जोग्राफिकल रीजन में विच इज डिफिकल्ट टेरेन, वहाँ पे टेक इतना काम अभी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि भारत की तरफ से जो ये हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान को भी आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ भारत की गलती नहीं है। और तो मेरा तो ये मत रहा है, जितने मैं काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, हालांकि आई एम नो एक्सपर्ट, तो हिंदुस्तान को ना लंबे समय तक स्ट्रैटेजिक दुश्मनी निभानी नहीं आती।
हम लोग वो एक अमन की आशा और लोगों की भलाई के चक्कर में पड़े। जो आपका शत्रु है आपको उसे शत्रु की तरह ही डील करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं आप लड़ाई करें, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हिंदुस्तान में आपको आप देखें प्रशासनों में दिखती है कमी, चाहे वो चीन को लेकर हो, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, या कहीं भी हमारे यहाँ हर चीज़ पर राजनीति होने लगती है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको दशकों तक चलाना पड़ता है, तभी आपका वो स्टैंड पूरा हो पाएगा, तभी आप उसे ठीक तरह से, जैसे मार्जिनलाइजेशन की बात करी देश ने, वो भी तभी हो पाएगा। एक चीज़ और, इसको आप ऐसे भी देखिए, आपको याद होगा पिछले महीने हमने उस सुर्खियों में बात की थी बलूचिस्तान में जो हुआ था। तो एम्बेसडर विवेक काटजू का एक आर्टिकल आया था थोड़े दिन पहले, आई थिंक पिछले महीने ही मार्च में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भारत के इंटेलिजेंस तंत्र को और सिक्योरिटी पूरे नेटवर्क को इसको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जो ये घटना हुई है इससे जो आसिम मुनीर हैं, जो उनके सेना प्रमुख हैं, उनका कद घटा है। और जब भी पाकिस्तान में ऐसा होता है तो वो कश्मीर की तरफ रुख करता है, क्योंकि जनता में क्रेडिबिलिटी पाने के लिए, क्योंकि उनको सारे जो पाकिस्तान के सब तंत्रों पर कब्जा है सेना का, उसका जस्टिफिकेशन यही है कि हम कश्मीर को लाना चाहते हैं और ये हमारी जगलर वेन है। और एम्बेसडर काटजू ने लिखा था, वो अप्रत्याशित रूप से सही हुआ कि ध्यान देना चाहिए। आसिम मुनीर ने अभी 16-17 अप्रैल को आई थिंक भाषण भी दिया था प्रवासी पाकिस्तानियों को, फिर से 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। और इसमें और भी एस्पेक्ट हैं, कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, पर यह बात भी ध्यान देनी चाहिए, आसिम मुनीर पहले ऐसे जनरल सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के जो पूरी तरह से वो इस्लामाइजेशन, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, जो स्पेसिफिक मिलिटेंट इस्लामाइजेशन वाले पृष्ठभूमि से आते हैं। हमें वो अपने भाषणों में भी कुछ कोट करते रहते हैं। और जो वहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर का इस्लामाइजेशन है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान के लिए अपने लिए भी, खुद के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। और बाकी सेना में देखिए, सेना के कामों को आप घोषणा नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान में मैंने देखा, जैसा अभी आप आगे बात भी करेंगे, यहाँ ढोल बहुत बजने लगता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पर मिलिट्री स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव ऐसे नहीं बनती। विजेता, ये जो शार्दुल की आखिर बात है उस पर आपका एक कमेंट मैं चाह रहा हूँ, और शायद हृदय भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये कह रहे कि लंबे समय तक दुश्मनी निभाना नहीं आता भारत को, क्या ये कोई सलूशन है, या इस तरह की अल्टीमेटली क्या होता है डेमोक्रेटिक देशों में, या आप डेमोक्रेटिक ना भी हों, आई मीन जैसे रसिया है, यूक्रेन है, ले दे के बात आती है, आप किसी भी तरह की लड़ाई हो, किसी भी तरह की हॉस्टाइलिटी हो, इसके बाद बातचीत की टेबल पे आना पड़ता है, बातचीत ही करना पड़ता है। और वो कितने दिन तक जिंदा रहेगी, वो बातचीत कितने दिन तक सरवाइव करेगी, इसकी तो कल्पना कोई नहीं कर सकता। उसके लिए बस वो जो आनंद ने कहा कि एक बार एक आतंकवादी को सफल होना है सर। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की एक स्टेट पॉलिसी है, स्टेट उसको टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है गाहे बगाहे, जैसे इस मामले में ही दिख रहा है कि आसिम मुनीर से सीधा कनेक्ट दिख रहा है उसके बयान से, चाहे जिस भी वजह से टाइमिंग चाहे जो भी हो। तो ये ठीक बात है कि क्योंकि हम ये सोच के चल सकते हैं, इस पर मैं असल में चाह रहा हूँ सारे लोग एक कमेंट करें कि क्या एक लॉन्ग टाइम हॉस्टाइलिटी दो नेबर्स के बीच हो सकती है। मैं जरा सी ऐड कर दूं, मतलब क्लैरिफाई कि मैं हॉस्टिलिटी की बात नहीं कर रहा था, पर देखिए आपके एनिमी स्टेट होते हैं और फ्रेंडली स्टेट होते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपको बातचीत, आप किसी भी देश को कॉर्डन करके नहीं रह सकते। इजराइल दुनिया का इकलौता देश है जिसने हर तरफ पूरी तरह से बाढ़ लगा दी है, लेकिन वो भी लेबनान से आना जाना लगा रहा। आप पूरी तरह से कट के नहीं रह सकते अपने पड़ोसियों से, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रिकग्नाइजिंग कि ये हमारा हॉस्टाइल पड़ोसी है, इससे लंबे समय तक कैसे नीति अपनाना, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का अभाव। विजेता, इससे पहले कि आप दुश्मनी निभाएं, पहले वो कहते हैं ना इंग्लिश में, फर्स्ट यू सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। Yes. तो मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूंगी। जब 2021 में जम्मू में अटैक शुरू हुए जी, जम्मू और मतलब जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एक इलाका है पीर पांचाल वाला, और एक वैली है जो कश्मीर वैली है, साउथ कश्मीर, जिसको कहते थे कि बहुत ज्यादा इन्फेस्टेड विद टेररिज्म है। तो 2021 जब गालवान हुआ और वहां से आर्मी को पुल आउट किया गया और लद्दाख बॉर्डर पे भेजा गया, तो वहां पे एक वैक्यूम काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई जम्मू वाले बॉर्डर पे, और वहां पे टेरर के इंसिडेंट्स बढ़ने लगे। रियासी में अटैक हुआ, ये सब रियासी हुआ, कठुआ हुआ, अभी तो कठुआ में भी हो रहा है, कठुआ में भी हुआ। तो पिछले कम से कम 30 अटैक्स हो चुके हैं तब से जी, और ये सारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे डायरेक्टेड थे। और इनमें से कुछ में तो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने किया, मारे गए एनकाउंटर्स में टेररिस्ट थे, और जो कुछ लोग हैं वो अभी तक
फरार हैं। एंड अभी आपको याद होगा मार्च 27 को एक एनकाउंटर हुआ था कठुआ में, जहाँ पे 4 पुलिस वालों की डेथ हुई थी। दे वर किल्ड इन एक्शन। एंड उसमें से इन्होंने कहा था 5 टेररिस्ट हैं, 2 को उन्होंने वहां पे गन डाउन किया था सिक्योरिटी फोर्सेस में, 3 अभी भी भागे हुए हैं जी। तो ऐसा पिछले साल भी हुआ था कि अटैक्स में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे वो भागे हुए हैं। तो अभी तक तो वो पकड़े नहीं गए हैं। तो आपका जो ग्रिड है, जो होम मिनिस्टर काफी एक्टिव रहते हैं कश्मीर फ्रंट पे, हर फोर्टनाइट पे वो मीटिंग लेते हैं, फोर्टनाइट पे एजेंसीज की मीटिंग होती है और महीने में एक बार तो वो लेते ही लेते हैं, बिकॉज जो 370 जो हटा था वो उनके मिनिस्टरशिप में ही हटा था। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं वो अपने करियर का। कश्मीर में टूरिज्म का बढ़ना, इसके लिए वो काफी क्रेडिट लेते रहते हैं। तो ये जो जम्मू का जो सिचुएशन हुआ, सब कह रहे थे कि अब जो टेररिज्म है वो वैली से हटके जम्मू रीजन में आ गया है, जो कि सही भी है। पर अचानक से फिर हम देखते हैं कि वैली में हो गया। तो आपके जो आपका जो क्लेम है नॉर्मलसी का, मतलब एब्सेंस ऑफ इंसिडेंट डज नॉट मीन कि नॉर्मलसी है। अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाता है, वो ये नहीं दिखाता है कि नॉर्मलसी है। नॉर्मलसी का मतलब होता है कि जब लोग टेरर ग्रुप्स ही ज्वाइन करना बंद कर दें, लोकल जो वहाँ के हैं, और उसमें मतलब आपको खुद से लोग सामने से आके इन्फॉर्मेशन दें, तो वैसा कुछ होता हमें दिख नहीं रहा है। जैसे इन्होंने बात किया कि इंटेलिजेंस वहाँ पे काफी वीकेंड हो गया है। मैं जम्मू रीजन की आपको बात बताऊं, जब हम लास्ट ईयर द हिंदू स्टोरी कर रहा था तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में है, लोकल्स भी हैं। तो जब 90s में वहाँ पे टेररिज्म आया था तो आर्मी पुलिस इन सब का जो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनसे काफी अच्छे ताल्लुकात थे। फिर धीरे 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 करके वो कनेक्ट खत्म होता गया। तो जो उसके बाद की जो जनरेशन के लोग आए हैं उनका कोई कनेक्ट ही नहीं है। और बीच में बहुत दिनों तक देयर वाज नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द एरिया, क्योंकि वहाँ पे 2018 से सेंटर का रूल है और इलेक्शन अभी हुए हैं जाके। तो ये जो चीजें हैं ना, जो आप आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चाहिए, मतलब एडमिशन चाहिए, तो आप किसके पास जाते हो? एमएलए के पास जाते हो, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हो। तो वो जो व्यवस्था थी वहां पे बहुत सालों तक नहीं थी। तो एक जो कनेक्ट होता है ना लोगों का नेताओं के साथ, इससे भी काफी इंफॉर्मेशन आती है। तो वो सब काफी ब्रेक हुआ। और आप बस बंदूक की नोक पे मतलब जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया को आप नहीं चला सकते हो। तो एक जो वार्तालाप होता है, एक जो कम्युनिकेशन होता है लोगों से, वो डायरेक्टली होना बहुत जरूरी है। तो एक तो वो रीजन रहा। फिर अभी जब हमने देखा कि ये पहलगाम वाला जो अटैक हुआ वैली में, इसमें कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें होम मिनिस्ट्री ने कहा कि पुलिस परमिशन नहीं ली गई थी। 1000 लोग पिछले मतलब अप्रैल 20 से लेके 22 तारीख तक जब तक इंसिडेंट हुआ, अराउंड 1000 लोगों ने वहां पे विजिट किया। तो ठीक है, एक बार परमिशन नहीं ली गई, पर मतलब आपको दिख नहीं रहा है कि वहां पे इतने लोग जा रहे हैं। वहां पे जैसे कि उनकी जो वाइफ थी, सूरत के एक रेसिडेंट थे, बैंकर थे, उनका कल एक वो जो यूनियन मिनिस्टर है सीआर पाटिल, जब उनसे मिलने गए, शीतल, मैं उनका दूसरा नाम भूल रही हूँ, तो उन्होंने मतलब शी बर्स्ट आउट इन एंगर अगेंस्ट द मिनिस्टर कि तुम लोग खुद तो आप वीआईपी गाड़ी में आए हो, इतनी सारी कार लेके आए हो, हमारी सिक्योरिटी का क्या? और उन्होंने सिक्योरिटी का सवाल उठाया कि हमारे यहाँ वहां पर सिक्योरिटी कोई थी नहीं, और कोई मेडिकल टीम भी नहीं थी। और फिर हमने जब बाद में हमने द हिंदू ने आज स्टोरी किया तो हमने पता किया, तो वहां पे जो सीआरपीएफ का कैंप है वो नीचे है जी, और कम से कम 45 to 1 आवर लगते हैं। एकदम सीधी चढ़ाई है, या तो घोड़े से जाइए या तो सीआरपीएफ वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आर्मी भी नहीं पहुंच पाई वहां पे। तो आप सोचिए 1.5-2 घंटे तक जो विक्टिम्स थे वो वहां पे, मतलब अगर थोड़ा भी कोई स्कोप होगा उनके बचने का, जो इंजर्ड, जो जिनको बुलेट वुंड्स थे, वो स्कोप भी चला गया उनको रेस्क्यू करने का। ये पोनी और सबसे बड़ी बात ये कि सीआरपीएफ को जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी वो पुलिस से नहीं आई थी, क्योंकि वहां नेटवर्क का थोड़ा इशू था, वो आई थी पोनी वालों से। तो आप फिर क्या मतलब बनता है आपका? आपने इतनी वहां पे व्यवस्था कर रखी है, वहीं पे अमरनाथ यात्रा होती है, इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है, उसके बावजूद ये हो जाता है। मतलब इतने बड़े मिलिटराइज जोन कहा जाता है, दुनिया का हाईली मिलिटराइज जोन है, और ये वहां पर जो कुछ लोग निकले वहां से,
उन एक कपल का उसमें जो एक्सपीरियंस था वो सुन के मुझे बहुत बहुत मतलब डर भी लगा कि वहाँ पे जाके आप कैसे इस तरह की सिचुएशन फंसते हो। वो कपल उस जो पर्टिकुलर बैसरना जो भी इलाका उसमें था उसमें एंट्री करने वाला था कि उसको गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, तो वो इमीडिएटली वहीं रुक गए और वहीं पे छिप गए। और फिर धीरे से थोड़ी देर बाद उनको एक कोई वही पोनी वाला मिला, वो खच्चर वाला, और उसने 4,000 रुपये लिए। वहाँ से उसने उनको पहलगाम बाजार तक पहुँचाया, मार्केट तक। इस बीच में आधे घंटे तक का पूरा ये टाइम गया और एग्जीक्यूट किया जा रहा है, नाम पूछ के लोगों का, धर्म पूछ के, कलमा पढ़वा के। और वो कपल पहुंचता है मार्केट में, वहां पर सीआरपीएफ का एक पिकेट था, उस पर वो जाके बताता है। तो वो सीआरपीएफ का जो जवान है वो तब तक इतना कम्युनिकेशन गैप कि तब तक आधे घंटे बाद भी उस तक कम्युनिकेशन नहीं कि कोई अटैक हो रहा है यहाँ पर 1-2 किलोमीटर पीछे या 3 किलोमीटर। तो ये जो पूरी स्थिति है ये बताती है कि मतलब लोकल इंटेलिजेंस का भी एकदम अभाव है। और साथ में मतलब उस जब इतने बड़े पैमाने पर टूरिस्ट जहाँ पे जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि ये सेंसिटिव हो सकता है कभी भी, तो उसके लिए कोई एहतियाती तैयारी का पूरी तरह से अभाव है। ये सब हृदय आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं विजेता से एक बात पूछूंगा क्योंकि शार्दुल ने कुछ पुलिस के बारे में जो बात कही थी उसको लेकर, ताकि हमें और क्लैरिटी आए। वो इंटरनल सिक्योरिटी कवर करती हैं, लेकिन उससे पहले मैं पॉलिटिक्स वाली बात पे जो उन्होंने कहा उस पर कमेंट करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है इन मुद्दों पर अगर हो रही है तो वो पॉलिटिक्स किधर से हो रही है और किस लेवल की हो रही है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि मतलब 2014 के बाद एक बात ये कहना, और ये मैं मानता हूँ कि आतंकवादी को सिर्फ एक बार सफल होना है, सिक्योरिटी फोर्सेस को और इंटेलिजेंस को हर बार सफल होना है प्रिवेंट करने के लिए। पर 2014 के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ही बार आतंकवादी हमला हुआ है, बहुत राइट। और कई बार तो बहुत ज़बरदस्त इस तरह से हुए हैं कि अच्छा, एंड हमारे उसमें जो अंग्रेजी में कहते हैं हेड्स डोंट रोल, कभी मतलब हाँ, मुझे मेरी आदत से ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कोई बड़े लोगों की कभी कार्रवाई हुई हो। पहले तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो पठान को जैसे अगर सैन्य कैंप में घुसकर आतंकवादी हमला कर देते हैं तो उसमें मुझे एक आश्चर्य ये भी होता है कि आतंकवादी तो इसीलिए निकला हुआ है, उसका नाम ही फिदाइन है, वो तो वो अपनी जिंदगी को निकाल के चला हुआ है। लेकिन उस वक्त सुरक्षा बलों में और ऊपर जो लोग सिक्योरिटी नेटवर्क है उनमें किसी की जिम्मेदारी तो तय होगी। एक बार तो माफ किया जा सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार। और दूसरी पॉलिटिक्स जो है वो उस पर भी देखना चाहिए, और सत्ता में जो काबिज पार्टी है उसको भी देखना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए कि इस मामले को इससे जितना दूर रखा जा सके उतना अच्छा है। गुड, दिस टाइम मुझे लग रहा है पहले की तरह उतना ज्यादा नहीं लग रहा है अभी। मैं विजेता से पूछना चाहता हूँ, विजेता जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कहा कि वहां पर 370 हटने के बाद कई बयान शुरू में आए, कुछ तो बिल्कुल ही उन बयानों का कोई मतलब नहीं था, फालतू के थे, उनको हम भूल भी जाएं, कि 370 हटने के बाद वहां पर सिक्योरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब जेएनके पुलिस भी जहां तक है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, अगर मैं सही हूं तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और हो भी सकती है, ओपन माइंड से सोचना चाहिए। कुछ ऐसी समस्या आई होंगी, जैसे इंटेलिजेंस की शार्दुल ने इशारा किया कि जेएनके पुलिस के अंदर जो या इन अलग अलग इदारों में जो भी हैं सिक्योरिटी के, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, क्या ये हटने से और चुनाव हो जाने से, वहां पर एक सत्ता पार्टी के आ जाने से, चाहे वो पार्टी मेयर जैसा ही है वहां पर, मुख्यमंत्री का ओहदा, ग्लोरीफाइड मेयर जैसा होगा, आप समझा सकती हैं इंटरनल सिक्योरिटी के उससे? नहीं, हाँ, तो ये जो एक चर्चा हो रही है कि नई सरकार बनने से अटैक हो गए, उसके पहले भी कश्मीरी पंडित्स पे वहां पे अटैक हुए हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। टारगेटेड अटैक्स हुए हैं, बिहारी माइग्रेंट लेबर्स पे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे अटैक्स नहीं हो रहे थे। इवन जम्मू वाले रीजन के सारे अटैक हुए, वो इसी ने किए थे, रेजिस्टेंट फ्रंट ही उसके पीछे था। हाँ, तो इक्का दुक्का मतलब हो ही रहे थे, इक्का दुक्का नहीं, मतलब काफी संख्या में हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो रहे थे। और जो लॉ एंड ऑर्डर है वहां पे, इंटरनल सिक्योरिटी है, वो सब अभी भी सेंटर के अंडर है। 2018 से जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, जो सिक्योरिटी ग्रिड जिसे बोलते हैं, कौन कहाँ डिप्लॉय होगा, वो सब सेंटर के अंदर है, एलजी के अंडर है। और एलजी और होम मिनिस्टर में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि वो काफी एक्टिवली मीटिंग्स वगैरह इस पे लेते रहते हैं। तो ये कहना कि सरकार आ गई है इसके लिए ये अटैक हुए हैं, ये बहुत ही मतलब एक मिसलीडिंग सा स्टेटमेंट है, just to deflect the attention from what has happened. And और मैंने कहीं कहीं देखा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन कराया। मतलब ये पहला देश देख रही हूँ मैं जो डेमोक्रेसी नहीं चाहता है, जो नहीं चाहता है कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों। और आप कुछ लोग, क्या मैं नाम ले लेता हूँ, कुछ लोग क्या उसमें क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि सब बड़े एंकर हैं और ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। अर्नब गोस्वामी ने कहा अपने चैनल में, मतलब मैं ले रहा हूँ। वो तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहते कई बार की हो इस देश में।
तो और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था ना कि आप स्टेटहुड रिस्टोर करिए, आपने वो तो नहीं किया अभी तक। अभी तक भी यूनियन टेरिटरी ही है। और यूनियन टेरिटरी, और आपने जब देखा होगा जब अमित शाह जी यहाँ से गए थे, ही रश टू श्रीनगर आफ्टर दिस अटैक, आफ्टर उनकी जो प्रधानमंत्री से जब बात हुई फोन पे, जो सऊदी अरेबिया में थे उस टाइम, और उनके साथ एलजी थे, तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां तो उमर अब्दुल्ला थे सीएम उनके साथ, मतलब उनको रिसीव वगैरह किया। बट जो उसके बाद रात को उन्होंने ट्यूसडे रात को अप्रैल 22 की जो रात को एक बहुत लंबी मीटिंग ली, उसमें उमर अब्दुल्ला नहीं थे। तो आप मतलब जब आपको अटैक करना हो, मतलब जब ऐसा कुछ हो जाता है तब स्टेट मतलब द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एंड जब आपको वाहवाही लूटनी होती है तो फिर सेंटर के पास आप आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है ना। आपको वहां पे क्लियर है कि सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजंस में जो उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं है। तो एक ये काफी मिथ चलता रहता है। अब आप किसी को अगर करेक्ट भी करें तो आपको फिर सीधा एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, वो बात अलग है। तो एक ये है। बट जैसे इन्होंने बताया ना, पुलिस का 370 के बाद जो ये मेंशन कर रहे थे कि इंटेलिजेंस वाला, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती, बिकॉज मतलब जम्मू एंड कश्मीर के मतलब सैकड़ों जो जवान हैं वो किल्ड इन एक्शन है, मतलब वो लड़ते लड़ते उनकी जान गई है। तो ये कहना कि वो कॉम्प्लिसेंट हो गए हैं और वो इंफॉर्मेशन फोर्थकमिंग नहीं, ऐसा मैं ऐसे किसी पे मतलब टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का भी अपना रिकॉर्ड रहा है कि दे हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ टेकिंग ऑन टेररिज्म एंड अदर एक्टिविटीज इन दी वैली। टिप्पणी मैं ही करता रहूंगा। तो एक दो छोटी छोटी बात। एक तो ये है कि जो मेरा इंटेलिजेंस से मतलब था, देखिए, और उस पर रिदेश ने भी बात कही और विजेता ने भी, आप किसी भी जगह की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर सकते जब तक आप लोकल जनता से दुश्मनी बनाए हुए हैं। लोकल जनता को मार्जिनलाइज करके आप नहीं कर सकते। तो हम लोग जब चुनाव कवर कर रहे थे तब भी दिखा, जनता इतना प्रेशर में थी, कितने मतलब छोटे छोटे कानून धाराओं में अपराधों को बना के, सोशल मीडिया की पोस्ट को आप बना के आपको लोगों को आप जेल में डाल देते हैं, वो उठा के रखते हैं। वही तो ये सारी चीजें अगर किसी भी, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर, इस समय जम्मू कश्मीर पे लागू हो रही है, पर ये हर जगह के लिए सही है। अगर आपकी जनता संतुष्ट है, वो सेफ फील नहीं कर रही, तो आप उस रीजन को प्रशासनिक रूप से सेफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जनता। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो लैप्स सिक्योरिटी का है ना, अगर आप घूमे, और मैं तो कुछ 2 साल पहले ही कश्मीर में था, और कोई भी व्यक्ति जाए, श्रीनगर में घुसने का भी वक्त है, उससे थोड़ी देर में आपको घुसने भी नहीं देंगे। मतलब ये टूरिस्ट सीजन की बात बता रहा हूँ, उस समय आपको एवरी मोमेंट इज वेरी क्लोजली वॉच्ड, बहुत करीबी से देखा जाता है। तो ऐसे में ये वास्तव में एक जांच का विषय है कि ये जो मीडो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर जिस जगह पर वो थे, जिस बुग्याल पर ये पूरी पिकनिक चल रही थी, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो उसमें मतलब मेरे हिसाब से तो वहां पर एक पूरा वॉकी टॉकी मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए था किसी समय, और तुरंत रेस्क्यू पहुंचना चाहिए था। तो ये भी एक मतलब जांच का विषय है कि वहां एक होता है कि कहीं से हैफजार्ड कोई आया और रैंडम वहां पर ऑर्गेनाइज टिकट अंदर जाने के वहां पे टिकट है, और उसके अलावा वो नाम पूछ रहे हैं, कलमा कर रहे हैं, ये मतलब आप देखिए कितना कोल्ड ब्लडेड पूरा एक सीक्वेंस है। इतना देर तक वो वहां पर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चैलेंज चले जाते हैं फिर उसके बाद। तो देखिए ये एस्पेक्ट है। पहला तो जो मैं जो कह रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस वाला, मैं उनको कम नहीं कर रहा था, पर 370 के बाद जो सेंट्रल फोर्सेस चली गई, तो जम्मू कश्मीर काडर बहुत डिससैटिस्फाइड है प्रशासन से, क्योंकि उसके प्रमोशन और उसके लॉन्ग टर्म सर्विसेज में दिक्कत आई है। इस पे बहुत रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं। एक चीज और जो मैं कह रहा था, जो शत्रुता वाली बात, वो विजेता मैंने एक ही बात कही, लॉन्ग टर्म। देखिए जैसे आप देखिए भारतीय पुलिस को, आप राइफल को जितना इस्तेमाल होने से पहले फील्ड स्ट्रिप करेंगे, उसको ऑयल करेंगे, उतना ही वो अच्छे से काम करेगी। एक सिंपल बात है। आप देखिए जैसे कि अभी हम पानी की बात करेंगे, तो मैं नाम भूल रहा था, शाहपुर कांडी डैम जो है, अब 1979 में करार हुआ, 1998 तक खत्म होना था, 82 में इंदिरा गांधी ने शिला रखी थी, अब तक पूरा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में ये घटनाएं आपको बार बार मिलेंगी। चीन से जुड़े हुए सीमावर्ती इलाकों में चीन की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा बन गया, हमारा गायब है। इस इलाके में भी जहां पर ये हुआ, गांव में सड़कें तक नहीं है। आप किसी नेता से कहमत दीजिएगा तो कहेगा वो स्ट्रेटेजिकली हमने नहीं बनाई, तो चीन घुस के दिल्ली आ जाता। और ये बात जब विमानों का आयात हो रहा था रफाल का, तब भी हुआ था कि हमारे यहाँ
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको मॉडर्नाइज करने में इतना समय लगता है कि वो जो तब तक नई चीज आती है वो भी 2 जनरेशन पीछे हो चुकी होती है। तो ये मैं कह रहा था कि आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत चपल तरीके से करनी पड़ती है, आप उसमें ढिलाई नहीं रख सकते, और हिंदुस्तान में हर जगह ढिलाई चलती रहती है। ठीक बात। तो इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी, ये जो लॉन्ग टर्म की बात करें, एज फार एज चाइना बॉर्डर इज कंसर्न्ड, काफी कुछ काम हो रहा है, जैसे रोड बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं ऑल अलोंग चाइना बॉर्डर। तो उस पे तो मतलब हमें इंफॉर्मेशन है फर्स्ट हैंड की, काफी काम कुछ हो काम रहा हुआ है। है। और अभी जो मानसरोवर यात्रा शुरू होगी, हाँ शायद 30 जून से है, जी। तो उसमें पहले एक बहुत लंबा रास्ता था जो लोगों को पैदल चल के जाना होता था, तो अभी वो वहां तक रोड बन गई है। हाँ, पूरा ओके। रास्ता बना दिया है। रास्ता हो गया। हाँ, पूरा रास्ता बन गया है। देखिए, तो मैं ये इसमें सब एक बात चीजें कॉशन के लिए जोड़ रहा हूँ। इंक्रीमेंटली हो रही है, धीरे एक धीरे बात हो मैं रही है। कॉशन के लिए जोड़ रहा हूँ, ये सड़क लीनियर प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये स्ट्रेटजी के लिहाज से जहाँ जरूरी है वहाँ बनना भी चाहिए, लेकिन जो नया लॉ भी है, अभी जो नया जो एनवायरमेंटल लॉ भी आए हैं, वो लॉ इस बात का रास्ता भी खोलते हैं कि सरकार बहुत ओपेक तरीके से और सिक्योरिटी के नाम पर ऐसे प्रोजेक्ट भी ले जाती है जिनका सिक्योरिटी से लेना कम होता है, और वो प्रोजेक्ट जो है डैमेज ज्यादा करते हैं। वो तो हर ये जगह राजनीतिकरण हो जाता है ना। वे नक्सल प्रभावित इलाकों में फर्जी तरीके से दुनिया भर के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं कमीशन खोरी और ठेकेदारी के लिए। आनंद, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुरक्षा के मामले पे नहीं, लेकिन जो विदेश नीति में जो प्राथमिकताएं हैं उसमें 62 युद्ध में पराजय के बाद जो चीन अब जो है भारत के जो बहुत दशकों बाद भारत के प्राथमिकता पे पाकिस्तान से भी ऊपर है। इस घटना के जस्ट एक संयोग है कि इस घटना के जस्ट एक दिन पहले हिंदू में ही द हिंदू में एक हमारे पूर्व विदेश सचिव निरुपमा रॉय का एक लेख छपा था, जो कि जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में उनका जो व्याख्यान था उससे का ही एक कहिए कि एक्सट्रैक्ट है। हाँ, तो उसी को एक आर्टिकल का फॉर्म दिया गया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे भारत जो है विदेश नीति में अब सभी चीज़ चीन के प्रिज्म से देख रहा है। हर चीज़ जो है आकलन का जो आधार है वो चीन है। इवन पाकिस्तान, ये सब टेक्स्ट उसमें ये है कि पाकिस्तान जो है वो, और आज मनोज जोशी जो कि पहले पत्रकार थे, सिक्योरिटी, अब ORF में रिसर्च फेलो हैं, उन्होंने गलवान के बाद जो कश्मीर में सैन्य उपस्थिति है उसमें का जो डाइवर्शन जो है उसका भी जिक्र किया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। 90 दशक के अंत में एक जॉर्ज फर्नांडिस ने बयान दिया था जो उस समय विवादास्पद हुआ था कि चाइना एनिमी नंबर 1 है। तो उसके बाद, लेकिन गलवान के बाद तो सही में जो भारत अभी हालांकि टैरिफ के मामलों में और दूसरे में जो है एक कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस के फेज में है चाइना से, लेकिन जो मिलिट्री तनाव तो बना हुआ है और भारत के 2 फ्रंट जो है एक तरह से 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी झेल रहा है इधर से और उधर से। तो उसके संदर्भ से भी ये जो कॉम्प्लेसेंसी की लोग बात कर रहे हैं उसका एक कारण ये भी हो सकता है, मतलब हालांकि वो कॉम्प्लेसेंसी कोई फुल फ्लेजेड कोई मिलिट्री कंसंट्रेशन को लेकर हो सकता है। यहाँ तो कम्युनिकेशन का गैप ज़्यादा दिख रहा है कि खबर ही नहीं पहुँच पा रही लोगों के पास, या वहाँ पर आधे घंटे ये तो आज मोबाइल के ज़माने में, जबकि आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस है, सब कुछ है वहाँ पर, और आधे घंटे 1 घंटे तक खबर नहीं है। मतलब मुझे उस कपल की बात सुन के डर गया कि यहाँ से आदमी भाग के जा रहा है 1 घंटे और वहाँ पर पीकेट को खबर नहीं है कि 1 घंटे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे क्या हो रहा है। तो यही तो सिक्योरिटी कॉम्प्लेसेंसी। अब देखिए यहाँ गलवान के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हुआ। आप देखिए और देश कोशिश करते हैं, वो दे पंच अबव देयर वेट। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हम हमेशा वी पंच बिलो आवर वेट। लेकिन आप पहचानो ना यथार्थ को। आप क्यों आशावादी उसमें लगे रहते हो कि बढ़िया भाई फूल सब जगह खिलेंगे, लेकिन उसके लिए जमीन पे खोद के मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। राइट। हाँ हृदेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं बता रहा था यहाँ पर कि जो बात कही कि आनंद ने जो बात कही डिप्लोमेटिक, इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी पाकिस्तान के लिए कि एक पाकिस्तान मोनोलिथिक जैसे है उसको देख के कि पाकिस्तान यही पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है। मतलब डिप्लोमेटिक चैनल्स वाले लोग इस बात को सोच रहे होंगे और एक्ट कर रहे होंगे, शायद इसमें विजेता बता भी सकती हैं। वो ये कि पाकिस्तान में उनकी ISI और आर्मी प्लस उनको आप एक साथ देख सकते हैं, वो भी हैं। पर पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्लास भी है जो एक तरह से कई बार उनका विक्टिम भी है और कई बार उनके साथ हॉबनॉब करके वही आतंकवाद को बढ़ावा भी देता है। पर पाकिस्तान में एक
एक वो भी उनका एक जिसे कहते हैं दूसरे हिस्से भी हैं, जनता भी है उनकी। पाकिस्तान में इंटेलिजेंसिया भी है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वाले लोग भी हैं। तो पाकिस्तान में हर तरह के दांव पेच आपको वो वैसे ही सामदाम जैसे दंड हमारे यहाँ बनाना 20 पड़ेगा। तरह के दूसरी बात, conflicts हैं। वैक्यूम आप जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आपको बातचीत करती रहनी पड़ेगी। आप दुश्मन से भी बातचीत करते हैं, ऐसे दुश्मन से जो सबसे खतरनाक, क्योंकि यू हैव टू कीप द माइंड गेसिंग, वो क्या हाँ, सोच रहा दिमाग में है। क्या तो चल वो रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि तुलबुल प्रोजेक्ट है, हम पानी की बात कर रहे थे। तुलबुल प्रोजेक्ट इसीलिए बनाया गया कि वुलर लेक में जब लीन सीजन होता है तो नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। तो हम पानी को रोक के, ये वेस्टर्न रिवर की बात कर रहा हूँ जिनमें पाकिस्तान का हिस्सा एरिया है, 80%। उसको रोक के हम उसको उस पे पानी बराबर रखेंगे और वो हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन उस पे पाकिस्तान ने अड़ंगा लगा दिया, वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो भारत स्ट्रेटेजिकली अब ये कर सकता है, उस पे अड़चने आएंगी कि उस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की कोशिश करे, और वुलर लेक में नेविगेशन के लिए जो था, तो ये धमकियां और ये ठीक जो बात। आर्म ट्विस्ट भारत कर सकता है। मतलब तो अपने- पानी वाला इसका दूसरा पहलू है जिस पर हम आ रहे हैं, जो कि इंडस वाटर नहीं, ट्रीटी क्योंकि को भारत वाटर ने इज वो किया कई है। बार ना नेगोशिएटिंग वेपन भी यूज हाँ, होता हाँ। है, क्योंकि वो उसी बहुत पर- इंपॉर्टेंट है उनकी इकोनॉमी के लिए। जी। तो मैं उसी पर हम उसी पर आ रहे हैं कि जो इसका पहलू है वो किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल बनाने, उसको उसकी नकेल कसने के काम आ सकता है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप निर्देश दे दी कि कैसे जो ईस्ट साइड की 3 नदियां हैं वो उसका 100% पानी भारत इस्तेमाल करता है, और वेस्ट साइड की जो 3 नदियां हैं उसमें उसका 80% करीब वो पाकिस्तान और 20% भारत के हिस्से में आता है। अब दिक्कत ये है कि इसमें जो बात कही जा रही है कि आप इस ट्रीटो को खारिज कर रहे हो, भारत के पास एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है क्योंकि अपर चैनल का जो अप स्ट्रीम है वो भारत के हिस्से में आती है, लोअर स्ट्रीम जो कि उपजाऊ है और सबसे फर्टाइल लैंड है वो पाकिस्तान के हिस्से में आती है, और पाकिस्तान को उसी से खेती का और पानी और बाकी ज़रूरतों के लिए पानी मिलता है। अब पानी को रोकना कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 बाल्टी पानी निकाल के रख लिया साइड से, या फिर डैम बनाना कोई सस्ता उपाय नहीं है और कोई बहुत शॉर्ट टर्म वो नहीं है। एक डैम बनने में 20-30 40 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो और भी दुनिया भर की दिक्कतें हैं, और उस पानी को रोकना फिर उसके, तो ये कितना बड़ा डेटरेंस है, या फिर केवल एक गिमिक है, या पब्लिक को एक मैसेज देने का तरीका है? आनंद, हृदय, शार्दुल और विजेता, एक एक कमेंट पानी वाले नज़रिए से आप लोगों का सबसे पहले, कितना बड़ा ये डेटरेंस हो सकता है और कैसे ये पाकिस्तान को प्रभावित कर सकता है? डेटरेंस का उससे ज़्यादा ये है कि आपको एक बार्गेनिंग चिप है। हाँ। तो एक बार्गेनिंग चिप है, तो आपने जो नॉन मिलिट्री बार्गेनिंग चिप, जितने भी जब भी मिलिट्री हॉस्टिलिटी के पहले वाले जो पड़ाव होते हैं उसमें आप जितने भी नॉन मिलिट्री ट्रीटीज़ वगैरह को रिवाइज करते हैं। मतलब हर जो युद्ध तो एक बहुत चरम पर जाकर होता है, लेकिन उससे पहले यही है कि आप थोड़ा सा ट्रीटीज़ को देखें, ये देखें। और जितने भी राष्ट्र राज्य हैं वो यह भी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो बहुत कमज़ोर होता है। वो मतलब बहुत ट्रीटीज़ का उसको की रक्षा करने का बहुत, अगर मतलब ऐसे जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आर्बिट्रेशन में जाइएगा, ये जाइएगा, तो इंटरनेशनल लॉ का वो सैंक्शन नहीं है जितना नॉर्मल लॉज का है। तो इससे भी जो है एक भय नहीं है लोग राष्ट्रीय राज्यों में, और एक बार्गेनिंग चिप। और ये ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार किया है, ये एक थ्रेट तौर पे हमेशा जो है एक डोमकल स्वॉर्ड की तरह लटकता रहता है पाकिस्तान पे, कि कभी भी जो कड़ा संदेश देना है तो उसका एक है कि इंडस वाई ये कर देंगे। तो यही है, तो एक तरह से नॉन मिलिट्री डेटरेंस मान सकते हैं, लेकिन कोई मिलिट्री डेटरेंस के पहले वाला। विजेता, ये जो और इसमें एक बात और मैं बता दूं कि ट्रीटी को एबेंस में रखना और पानी रोक देना दोनों दो चीज़ अलग अलग बात है। तो अगर आप पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान देखेंगे तो वो भी मतलब उसकी वर्डिंग ऐसे है कि एबेंस में रखने का जिक्र नहीं उन्होंने किया है, लेकिन आप अगर पानी रोकिएगा तो तब एक्ट ऑफ वॉर माना तब इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। ओके। तो ऐसा हो सकता है क्या कि बुलडोजर बहुत चलते हैं हिंदुस्तान में, योगी बाबा चलाते हैं, वहाँ से 2-4 कैनाल खोदवा दें उसमें चेनाब झेलम में, और वहाँ से पानी उधर से साइड में निकलवा दे किसी तरफ? विजेता, आपको क्या लगता है ये कितना इसके जरिए वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके कितना हासिल हो सकता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज ही हमारे कलीग जेकब कोशी ने एक स्टोरी की है कि ये जो अबेंस में रखा है इसका मतलब क्या है।
तो उन्होंने समझाया है कि अभी जो सामने सामने वो लगता है वो ये है कि जो पीरियोडिक कम्युनिकेशन है एज पर ट्रीटी विद पाकिस्तान ऑन शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑन द इंडस रिवर्स, वो रुक जाएगा। तो हम डेटा अभी शायद देना बंद कर दें, उनको इन्फॉर्म करना बंद कर दें, और जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होते हैं ये तीनों रिवर्स पे, चिनाब, झेलम और इंडस पे, वो भी हम नहीं कर दें। तो इसके आगे क्या होना है ये अभी किसी को नहीं पता है। ये अभी भी इस पे मतलब चर्चा चल रही है। तो ये जो अभी जो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ये दो चीजें हैं, डेटा नहीं शेयर करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है वो हम नहीं बताएंगे। तो ये डाटा जो नहीं शेयर करने वाली चीज है, इससे भी एक असर तो पड़ ही सके, जैसे आप बता रहे कि पानी कितना छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, ये सारी चीजें वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि दीज थिंग्स डिसाइड, ये चीज़ों से बहुत सारी दूसरी बातें पता चलती हैं। जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा का मतलब ये है कि आप ये बता रहे हो कि किस वक्त कितना पानी का फ्लो रहने वाला है, आप आगे के पूर्वानुमान भी बता रहे हो, ठीक है। और वो पूर्वानुमान ऐसा नहीं कि पाकिस्तान, कहीं से भी आप किसी जगह का पूर्वानुमान आजकल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस जगह के पास हो तो आपके पूर्वानुमान बेहतर होंगे, यू नो। तो वो पूर्वानुमान अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो उनको बहुत सारा लॉस होगा। लॉस सिर्फ केवल गोली चलाने से, बम चलाने से नहीं होता है। अगर उनकी 20% क्रॉप जो है खराब हो गई तो वो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड है जो इसी पानी पर निर्भर है। अब आपने क्या किया, माना किसी जो वहाँ पर 4 जो कम से कम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है, ठीक है, जिनमें 2 चल रहे हैं और 2 जो है बन रहे हैं। अगर आपने उनको रैंप अप किया ये बढ़ाया, पानी रोका, तो उससे भी उनको असर पड़ने वाला है। अगर आपने जो है उनको ये जानकारी नहीं दी कि आज हम पानी छोड़ रहे हैं, डिसिल्टिंग कर रहे हैं अपने डैम की, और लेवल बढ़ेगा तो वहाँ फ्लडिंग से नुकसान होने का भी चिंता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो आनंद ने कहा ये दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा तो हमने बता दिया, दूसरा हिस्सा जो है कि अगर आप बड़े लेवल पर उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो वो ट्रीटी का उल्लंघन है, और जैसे जिसको हम मान रहे हैं अभी कि वो कीपिंग इन अबेयंस से बाहर की बात है, वही एक्ट ऑफ वॉर में कंसीडर किया जाएगा। नहीं, बाद में वो जो पहले कर रहे हैं वो भी एक उल्लंघन है, उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम होगी। वो अभी भी आर्बिट्रेशन में है, 2-3 प्रोजेक्ट वहां पर जो चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी झगड़ा नहीं चल रहा है, उसमें आर्बिट्रेशन के कई लेवल हैं। जो ट्रीटी साइन हुई है उस ट्रीटी में इस बात का भी पूरा चैप्टर और पूरे उसके आर्टिकल्स हैं जिनके तहत आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा ये तय करते हैं। उसमें न्यूट्रल आर्बिट्रेटर की बात भी है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात भी है। तो ये पानी का ना बहुत बड़ा इशू है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं कि भारत के पास बहुत नदियां हैं, पाकिस्तान के पास अगर आप इन नदियों को बंद कर दें उनका पानी कहाँ है, मतलब उनके लिए मुश्किल है बहुत बड़ी। शार्दुल, तो देखिए, पानी की जो बात है, पानी आने वाले समय में बहुत बड़ा इशू है, भी बनता जा रहा है और होने वाला भी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि पानी की कमी पूरी दुनिया में है। और इसमें एक मीडिया एस्पेक्ट भी है। एक तो हमारा मीडिया ज़बरदस्ती का शोर इतना मचाता है, कुछ अगर ढंग की जानकारी वो जनता तक पहुंचाए तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। मैं पानी वाले इशू से थोड़ा अलग जा रहा हूँ, पर और कहाँ कहेंगे इस बात को। जो रिएक्शन हमारे अपने नागरिकों, जैसे जम्मू कश्मीर के छात्रों का मैंने सुर्खियों में जिक्र किया, या इस्लाम पंथ को मानने वालों की तरफ है, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप अपने देश में वो काम कर रहे हैं जो आतंकवादी करना चाहते हैं। आप आसिम मुनीर की बात को सच साबित कर रहे हैं 2 नेशन वाली, जबकि भारत का अस्तित्व ये बताता है कि 2 नेशन थ्योरी सरासर गलत थी। और सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टीशन के बाद से सांस्कृतिक रूप से कितना जुड़ाव है, आप उसे किसी भी भाषा में कह दीजिए, लेकिन आप उसे मतलब आप नदी में डंडा मार के पानी को अलग नहीं कर सकते। समाज में ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार लोगों में बंटवारे का काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोगों को अलग कर देंगे। एक चीज और, भारत के डिप्लोमेसी की बात होती है, भारत की डिप्लोमेटिक कोर हमारी कंट्री के साइज और इश्यूज के हिसाब से इतनी छोटी है और देशों के मुकाबले। आप देखिए, यूरोप के छोटे छोटे देशों की डिप्लोमेटिक कोर कहीं ज्यादा बड़ी और इफेक्टिव है। आपका प्रतिद्वंदी चीन है, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। आप पाकिस्तान के हिसाब से भी तैयारी नहीं कर पा रहे। अगर काम होने के बाद आप ये सोचते हैं कि हमें कदम उठाना चाहिए था, तो आपकी तैयारी नहीं है लड़ाई के लिए, ये बात समझ लीजिए भाई। दूसरी, मैं टीवी पे देख रहा था, लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कि भाई अगर हम नदियां बंद कर देंगे तो पाकिस्तान में लोगों का होगा। देखिए, ये बहुत खेद की बात है कि आम लोग पिसते हैं, पर फिर वो भाई हम अपने लोगों की रक्षा करें या उनके की। आपको अपने शत्रु पर कॉस्ट इतनी डालनी होगी कि वो कदम उठाने से बचे। तो हो उसका आपके किसी, तब तो जाके कहीं बात आपको होगी। इतनी कीमत, उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे एक झापड़ की इतनी बुरी, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक थप्पड़ की कीमत इतनी ज्यादा होगी कि मेरे घर में खाना नहीं आएगा 1 महीने, तो फिर वो सोचेगा ऐसा कदम उठाने से पहले। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत क्या कहते हैं उसको, ये इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू से, लेकिन ये शत्रुता के नियम हैं। आपका शत्रु आपसे लड़ने को बुलाए तो आप उससे बातें नहीं करते रह सकते, आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। एक आखिरी चीज,
अंतर्राष्ट्रीय तीसरी बार आखिरी चीज आई है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अब हमें पता चल गया कोई महत्व नहीं बचा। आप चाहे वो फिलिस्तीन का देख लीजिए चाहे वो यूक्रेन का देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून जब मर्जी आप तोड़ सकते हैं, बस आप में वो क्षमता होनी चाहिए। ठीक बात है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपना फायदा आपके देखेंगे। पास लाठी होनी चाहिए कायदे की। ठीक बात। तो आखिर में हम जो हमारा अगला विषय है उस पर बढ़ेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत खेद की बात है, और उन तमाम परिवारों के साथ हमारी संवेदना है जिनके परिवारों के लोगों की जान गई है इस घटना में। तो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लेटर्स भी हैं, उनको भी पढ़ के और उसको बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। शार्दुल, क्यों नहीं आप शुरुआत करते हैं? सबसे पहले हम पत्रों को। पहला पत्र जेसी ने लिखा है। सबसे पहले, पूरी न्यूज़ लॉन्ड्री टीम अद्भुत है। मैं लंबे समय से एनएल का सब्सक्राइबर हूँ। अतुल बेहद चतुर, मज़ेदार और एक शानदार होस्ट है। थैंक यू सो मच। शार्दुल और विकास अतुल के साथ शानदार तालमेल बिठाते हैं। मेरा नाम शार्दुल है, जो अंग्रेजी में भी लिखते हैं DUL नहीं है भाई, DOOL है, बड़ा U। ये यहाँ पे दोहरा वो हो गया, हक तलफी हो गई। ये ट्रांसलिटरेशन से लिखा ना उन्होंने, SHARDUL लिखा। क्या कहते हैं, जो पेन नेम है यूज करते हैं उसको। नहीं, वो पेन नेम वो अलग है। अभिनंदन, मनीषा और आनंद की सूक्ष्म मुद्दों पर बातचीत बहुत विस्तृत और अनोखी होती है। मेरे लिए एनएल टिप्पणी सबसे बेहतरीन शो है, मज़ेदार और जानकारीपूर्ण। लगभग हर विषय पर आनंद का अनोखा दृष्टिकोण सबसे अलग नजर आता है। थैंक यू, धन्यवाद जेसी। सबकी तारीफ है। अगला पत्र है N747 का। पहले मुझे लगा ये नाम आपके किस तरह के हैं? JCN747 मेरे नहीं है, और नाम मैं समझ रहा हूँ आपके यार दोस्त हैं। अरे यार दोस्त नहीं यार, आपको पता है भारत सरकार जान जाएगी कि न्यूज़ लॉन्ड्री को कौन सब्सक्राइब करता है, अगले दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा उसके घर। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति जो चाहे रख सकता है, डेमोक्रेसी है। इस तरह का मास्क निकलता था कोरोना से। नहीं, मुझे तो 97। अरे आप तो उसमें पड़ गए, मैं केवल 47 इतना स्ट्राइकिंग था इसमें, मुझे लगा AK-47 टाइप कोई नाम है। नहीं, वो 747 बोइंग पर खैर। तो वो लिख रहे हैं, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। N747 पर बिल्ला नंबर 747, प्लीज ट्रांसलेट, can't type Hindi on phone. This is for Charcha 366. We have 28 states, not 30, and 9 union territories. Delhi is not a state, even if it has a CM. Even in CM, it's not the only UT with CM. Pondicherry has one, fighting with Kiran Bedi, and JK has one as well. But Kiran Bedi is not the governor anymore, but nonetheless, if it's one of my pet peeves, and I conduct WhatsApp polls on national holidays to educate people of these things. Almost everyone gets it wrong. I would say 50 was a forgivable mistake because everyone would know it's 130. However, it's not because it's too close. तो पिछले हफ्ते मैंने भूल से अमेरिका के स्टेट बोल दिए थे, हिंदुस्तान के नहीं। 50 मेरे मुंह से निकल नहीं, 30 मेरे ख्याल से मेरे मुंह से निकला था कैजुअली। नहीं, आपने बोला था 50 नहीं 30, मैंने 50 बोल दिया था ना। फन फैक्ट, द ईयर के had so many CMs that the question on how many CMs Karnataka, I think, had in last 2 years initiated the most discussions. तो 747 जी, धन्यवाद आपके पत्र के लिए। अगला आपका जो सवाल है आखिरी वाला, इसको हम अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। नहीं, वो कर्नाटका के कौन से 2 सालों में, वो तो कोई से भी 2 साल हो सकते हैं, रैंडम थोड़ी। तो खैर, वो बता रहे हैं कि मेरी अधिकतर जानकारी से शुरू होती है, पर उसमें सवाल का क्या। अगला पत्र है सानिया का। थैंक यू शार्दुल फॉर द ब्लैकफिश रिकमेंडेशन। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पहले देखी थी। इसका डायरेक्ट असर पड़ा था क्योंकि सी वर्ल्ड के टिकट सेल्स गिर गई और उन्हें अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम भी बंद करना पड़ा। अब बहुत लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन जापान जैसे देशों में ये प्रथा फिर से पॉपुलर हो गई है। ऑर्का बहुत समझदार होती हैं और कई बार इंसानों जैसा बर्ताव करती हैं। दे हैव नेवर अटैक्ड ह्यूमंस इन द वाइल्ड, लेकिन कैद में उन्होंने अपने ट्रेनर्स को जानबूझकर डुबाकर मारा है। मैं सबको एक रिसर्च पढ़ने की सलाह देती हूँ जो मेनोपॉज पर है, जो सिर्फ इंसानों, ऑर्काज और कुछ वेल्स में होता है। इट इम्प्लाइज दैट ह्यूमंस आर वन ऑफ द रेयर स्पीशीज वेयर फीमेल्स डोंट एग्जिस्ट just for breeding and nurturing the young, but we evolved to take on greater roles to lead our kind. It shows how important grandmothers are. और उन्होंने लिंक दिया है वो रिसर्च का, तो वो आपको शो नोट्स में भी मिल जाएगा।
हाँ, सानिया आपके पत्र के लिए धन्यवाद। और मैं तो अग्री करता हूँ, अगर हृदेश पिछले हफ्ते नहीं थे तो वो कुछ बोलना चाहे, मैंने ब्लैकफिश रिकमेंड की थी। और ऑर्का आप सही कह रहे हैं, ऑर्का में ये भी मिला है, मैं केवल इतनी सी बात जोड़ रहा हूँ कि अलग अलग स्कूल्स की जो ऑर्का समुद्र के अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, तो वैज्ञानिक इस मत पर पहुंच चुके हैं कि उनकी अपनी भाषा है, क्योंकि एक ऑर्का समूह दुनिया के समुद्र के दूसरे क्षेत्र की ऑर्का समूह से बिल्कुल अलग आवाज़ें निकालती हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाते हैं। और वो डॉल्फिन समूह की सबसे बड़ी मेंबर है। थैंक यू सानिया, ये जानकारी के लिए। ये जो इन्होंने बताया कि इंसानों के अलावा वेल्स और ऑर्कास भी काफी मेनोपॉज होता है, ये जानकारी। तो ये जो पूरा समंदर इकोसिस्टम है ना, ये बहुत बड़ा खजाना है, राइट। और ये सबसे जो एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी है, इको डाइवर्सिटी का सबसे ज़्यादा ट्रेजर यही है। और सबसे बड़ी बात ये, फॉरेस्ट के साथ जो समंदर है वो सबसे बड़ा सिंक भी है। तो इसको ये हमेशा जो समुद्री जीवन है वो बहुत फैसिनेटिंग रहा है। मतलब अभी जो समंदर का तापमान है वो 4 गुना रफ्तार से पिघल रहा है पिछले 4 दशकों का जो अध्ययन आया है। तो इस लिहाज से भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप समुद्र की ओर, मतलब समंदर का तापमान 4 दशक पहले जिस रेट से बढ़ रहा था, अब जो रेट ऑफ उसका इंक्रीमेंट है टेम्परेचर का, सी लेवल, समंदर के पानी का, वो बढ़ रहा है बहुत तेजी से। वो 4 गुना गति से बढ़ रहा है। वो भी बढ़ रहा है। हाँ, मतलब अगर इसको ऐसे कहें कि अगर पहले जो है वो 10 साल में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, तो अब 10 साल में 4 डिग्री। हाँ, मतलब वो बहुत पॉइंट उसमें है, इतना हम लेकिन समझाने के लिए ठीक है। और क्योंकि वो सबसे बड़ा सिंक वही है जो ग्लोबल वार्मिंग को एब्जॉर्ब करता है। अगला पत्र है वत्सल का। नमस्कार एनएल टीम, मैं आपके पॉडकास्ट चर्चा का एक नियमित श्रोता हूं और चर्चा में आमतौर पर दी जाने वाली जानकारी और अलग अलग दृष्टिकोण काफ़ी पसंद करता हूं। लेकिन पिछले हफ्ते के संस्करण चर्चा 367 में की गई कुछ बातों से थोड़ा निराश जरूर हूं। इस पॉडकास्ट से अपेक्षा जो रहती है वो ये कि किसी मुद्दे पर हम उससे जुड़े अलग अलग तथ्य और उन तथ्यों से बनने वाले दृष्टिकोण सुनने को मिलेंगे, जिससे श्रोता एक ठीक ठाक 360 डिग्री का अनुमान लगा पाएगा। जब आप नेशनल हेराल्ड के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तब पैनल के कुछ मेहमान को सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस मुद्दे से जुड़े तथ्य या तो बिल्कुल तैयार नहीं किए या फिर वह गांधी परिवार को लेकर मुखर रूप से टिप्पणी नहीं करना चाह रहे। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भाजपा प्रशासन में प्रवर्तन निदेशालय की साख काफ़ी गिर चुकी है और रेड मार के राजनीतिक फ़ायदा लेना पिछले 12 वर्षों में आम हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गांधी परिवार या प्रतिपक्ष से जुड़ी संभावित धांधली को लेकर आंखें मूंद लें। व्यक्तिगत रूप से मैं एनएल को एक बेहद ईमानदार और स्वतंत्र संस्था मानता हूं और आपकी कार्य कुशलता में विश्वास रखता हूं। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कभी भी चर्चा एक एको चैम्बर बन जाए। मैं खुद भाजपा प्रशासन की कुनीतियों का विरोध जरूर करता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं राजनीतिक पार्टियों को भी उसी चश्मे से देखने की ज़रूरत महसूस करता हूं, खासकर करप्शन जैसे मामले में। इसी कारणवश मेरी आशा है कि आप सब जब प्रतिपक्ष से जुड़े ऐसे मुद्दे पर चर्चा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य लेकर बात हो और श्रोता के सामने रख दिया जाए कि कहाँ कहाँ मामला एकदम श्वेत स्याह ब्लैक एंड वाइट और कहाँ कहाँ बात साफ नहीं है। पत्र पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। शार्दुल के लिए मेरी तरफ से गेमिंग रिकमेंडेशन असैसिन्स क्रीड शैडोज। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मुझे असैसिन्स क्रीड नहीं पसंद, उनका फॉर्मूला सेम चल रहा है असैसिन्स क्रीड यूनिटी से, 10 साल हो गए। पर उनकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया तो कीजिए। बिल्कुल धन्यवाद रिकमेंडेशन के लिए, बट आई डोंट लाइक असैसिन्स क्रीड, बट थैंक यू। आई थिंक वत्सल जो कह रहे हैं इनकी बात से असहमत होने की कोई वजह नहीं है, वो बिल्कुल वाजिब है। मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने किसकी बात को लेकर ये परसेप्शन बनाया, लेकिन अगर पिछली चर्चा की बात करें तो मैंने बहुत कैटेगोरिकली इसका जो पूरा का पूरा मामला है इस नेशनल हेराल्ड का, उसमें बताया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ कैसे की गई और कैसे गांधी परिवार ने इस पूरे मामले में। आपने तो अपनी रिपोर्ट का भी जिक्र किया था जो आपने करी थी, और गांधी परिवार ये तो सबने उठाया था कि गांधी परिवार को अपने लिए क्यों एसेट चाहिए। आखिरी पत्र है अरुण अय्यर का। वो कहते हैं, नमस्ते, चर्चा में बीटीएस बिहाइंड द सीन्स का प्रयोग एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, मगर कुछ हफ्तों से इसकी कोई झलक देखने को नहीं मिली। मेरी दरख्वास्त है कि इसे वापस लाया जाए। शनिवार का दिन मेरे जीवन के कुछ सालों से पॉडकास्ट डे हो गया है और चर्चा की टीम जैसा परिवार का सदस्य जिन्हें हफ्ते के इस दिन देखने सुनने का इंतजार रहता है। धन्यवाद अरुण। बिहाइंड द सीन्स वो जो हमने थोड़ा सा
आपने गायन किया था, मैंने कविता पढ़ी थी और कुछ अच्छा, वो वाले हृदय जी वाला जो वो सब। जो यहाँ पे हृदय जी ने मतलब जूस पिया था। सब्जेक्ट से बाहर की या वो तो हृदय जी तो उसका खजाना है। हम लोग इसके हाँ। पहले यहाँ पर आधे घंटे पहले जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो वार्म अप करते हैं, वो वार्म अप है वो। आजकल हृदय जी ने हमारा नेतृत्व उसमें करने से मना कर दिया, तो हम कहाँ, हम बियाबान में भटके हुए हैं, कैसे? अभी ट्राई एक काम करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक हिडन कैमरा लगाऊंगा अरुण, और उसमें वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी और फिर बाद में हम उसका इस्तेमाल करेंगे, कंसेंट लेकर इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे गड़बड़ हो, तो कंसेंट लेने के बाद लेकिन नहीं, मैं इस यहाँ जब भी पहले से ट्रेनिंग है स्टूडियो में घुसता हूँ तो इक्का दुक्का 1% कोई बात को छोड़ के कि कुछ ऐसा नहीं करता हूँ जिसमें मेरी कंसेंट लिए बिना अगर चलाए तो मेरा कोई नुकसान हो उससे। थैंक यू अरुण, थैंक यू फॉर दिस लेटर। हमारा अगला जो विषय है वो है लगातार इस समय जो जुडिशरी पर हो रहा सरकार के अलग अलग हिस्सों की तरफ से हमला है। पिछले हफ्ते हमने बात की थी किस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ बड़ी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कही थी। इस हफ्ते हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि अगर सारे कानून और सारी बातें पार्लियामेंट में ही सुप्रीम कोर्ट में ही तय होनी है तो पार्लियामेंट को बंद कर देनी चाहिए, और इसके अलावा भी कई सारी बातें। और उन्होंने गृह युद्ध के लिए जो जो जिम्मेदार समझा है देश में सबको, वो है इस समय जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना साहब। आनंद, चूंकि आप कानून और इस मामलों को आजकल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जुडिशरी और उसके जो अंतर संबंध है उसको आप लगातार समझते भी रहे हैं, समझाते भी रहे हैं। मैं आपसे पहली टिप्पणी जानना चाह रहा हूँ, एक पैटर्न के तौर पर देखा जाए अगर इस चीज़ को, तो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल आया उसके बाद से सरकार में एक किस्म का वो बेचैनी सी दिख रही है, और चाहे वो उपराष्ट्रपति के जरिए हो और या फिर निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा, इन लोगों के बयान हो। कंटिन्यूएशन में हम देखें तो जो राज्यपालों के ऊपर निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी आप देख सकते हैं। विपक्षी राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनके क्रियाकलापों के ऊपर भी बहुत तीखी टिप्पणी की गई है। ले देके निशिकांत दुबे के बयान की चौतरफा आलोचना इस लिहाज से हुई है कि ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं, इसमें कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट बीजेपी की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी की तरफ से वो नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सरकार वक्फ बोर्ड के बाद जो निर्णय आए हैं, वक्फ बोर्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके बाद से उसने एक जुडिशरी के खिलाफ फुल फ्लेजेड हमले का एक फ्रंट खोल दिया है, और वो अपने लोगों के जरिए, चाहे वो फिर राज्यपाल हों, चाहे वो फिर उपराष्ट्रपति हों, या फिर निशिकांत दुबे जैसे लाउड माउथ लोग हों, उनका इस्तेमाल कर रही है जुडिशरी के खिलाफ। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों के लिए के सामने रख दे रहा हूँ, वो ये कि इस बीच में एक और घटना हुई है, और वो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस वर्मा, उनके घर में जो आग लगने के बाद जो रुपए पैसे मिलने की बात आई, रुपए फायर ब्रिगेड को मिले थे, वो केस भी चल रहा है। और उस एक केस के जरिए जुडिशरी की पूरी छवि के ऊपर एक बट्टा लगा है, आपका ये प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन उस मामले के जो बाकी फैक्ट हैं वो बहुत ही दूसरी चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। मसलन दिल्ली पुलिस ने उस तमाम पैसे का, या वहाँ पर जो भी चीज़ें जली गली अवस्था में थी, उनमें किसी चीज़ का सीजर नहीं किया, वहाँ से कोई चीज़ की जब्ती नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने वहाँ के तमाम जो फुटेज थे सीसीटीवी, उसको डिलीट करवा दिया है। उसका ये कहना था कि हम केस नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें हैं कि क्या चल क्या रहा है, क्या कुछ चीज़ों को छिपाने की कोशिश हो रही है, क्या कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये सब भी हो रहा है एक तरफ। तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में जुडिशरी की अपनी इंडिपेंडेंस और सरकार का हमला है। मतलब एक तो है कि एक दो तरह से देखा जा सकता है कि एक सांसद विशेष का बयान और एक सरकार का क्या रवैया रहा है जुडिशरी के प्रति। एक तो है कि अभी पूर्ण मतलब प्रचंड बहुमत में नहीं है, पूर्ण बहुमत में तो है लेकिन प्रचंड में नहीं है गठबंधन, लेकिन बहुत एजेंडा सेंसिटिव गवर्नमेंट है, जो कि कुछ नीतियों को, एजेंडा को जो है विधेयक के द्वारा या अब जो है एक
मतलब एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। तो इस तरह की जो सरकारें रही हैं भारत में, जी वो जैसे 50 में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स लाना, उसमें जो है जुडिशियरी से टकराव हुआ। फिर इंदिरा गांधी के समय में तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी का बहुत स्पष्ट एजेंडा था, ये नीतियाँ लागू करनी हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर थियरी भी उसी समय हाँ आया, हाँ 73 में केशवनंद भारती का। तो इसमें उस समय के भी बयान जो हैं, इसमें भारतीय जो सांसद हैं, इन लोगों को एक भ्रम है कि यहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। जैसे निशिकांत दुबे का भी ये बयान कहना कि तब जज जुडिशियरी ही तय करे, लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हमने वेस्टमिंस्टर सिस्टम तो यूके से लिया है, लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं ली है, क्योंकि भारत में जुडिशियल रिव्यू का भी प्रावधान है। हाँ, तो separation of यहाँ power। ये नहीं है, यहाँ संविधान के कसौटी पर जो पार्लियामेंट के द्वारा पास जो बिल कानून होंगे, और जो राष्ट्रपति द्वारा जो समर्थन जो एक्ट भी है, उसकी स्क्रूटनी होगी। उस कसौटी पे उसको भी कसा जाएगा ना। बिल्कुल। तो जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 13 में है, तो आप किसी भी कानून को जो है निरस्त कर सकते हैं, मतलब आप उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। फिर आर्टिकल 32 से, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है, या फिर जिसमें जो आप रिट्स दायर कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट भी कर सकती है। तो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान के कारण भारत में पूरी तरह पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है। तो दुबे का ये कहना कि आप ही तय करें, तो ये वो संविधान के स्कीम को नहीं समझ रहे हैं कि इसका स्कीम क्या है। कि जो इसमें कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जजेस जो हैं वो हमेशा सही होते हैं। वो कई बार आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं उनके किसी मत से, लेकिन व्यवस्था यही है और जो जुडिशियल विजडम यही है कि जुडिशियल रिव्यू का। तो बिल्कुल। आप अगर जैसे कि गवर्नर वाले भी में एक तो है कि उन्होंने एक समय सीमा बांधी 3 महीनों की, जो कि एक ग्रे एरिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उन्होंने एक समय चूँकि उसके कारण इसका दुरुपयोग हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ प्रकाश डाल ही दिया जाए कि भाई 3 महीने में करो इसे। तो अब ये सब ऐसा नहीं है कि कोई जिसको बोलते हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन, कि जुडिशरी भी जो है कुछ ग्रे एरियाज़ में प्रकाश डाल के कुछ लेजिस्लेट कर दे। तो अब ये उसी तरह की चीज़ हुई। तो इन सब में मुझे यही लगता है कि इसमें बहुत समस्या और संकट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्य के विभिन्न संस्थानों और ऑर्गन्स में घर्षण होना अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। क्या बात है। हाँ, अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव टकरा रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए जो है ख़राब निशानी नहीं है। ये अच्छे, जो चेक्स एंड बैलेंसेस थियरी में ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी मानी जाती है। डेमोक्रेटिक थियरिस्ट्स बहुत बार इसको अच्छे लोकतंत्र की निशानी मानते हैं जहाँ ये टकरा रहा है। तो ये घर्षण जो है इस जिंदा होने की भी ये निशानी जो है। बात कही, इसमें आप ही की बात में जोड़ रहा हूँ कि अगर एग्जीक्यूटिव कभी जो है वो रिट्रीट, मतलब एग्जीक्यूटिव अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो जुडिशरी का आगे आके उसको कंट्रोल करना ये इट्स नॉट चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए। विजेता को जाना है। विजेता, जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक रिकमेंडेशन देकर फिर हमसे विदा लें, और इस पर अगर कोई कमेंट हो निशिकांत दुबे के ऊपर तो जरूर दें। निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट वाले कमेंट। जी। हाँ, उस पे तो ऑस्टेंसिबली भारतीय जनता पार्टी ने मतलब डिस्टेंस कर ही लिया अपने आप को। बट हाँ, ये एक मंशा को दर्शाता है कि ऐसा भी हम, मतलब ऐसा भी कुछ सोच मेन स्ट्रीम हो सकता है। तो इसको मतलब बिल्कुल वहीं पे खारिज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी जो देश की कैबिनेट सेक्रेटरी है, उन्होंने एक ओपन हाउस किया था। उसमें उन्होंने यही कहा था कि इस देश में अगर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है और इलेक्शंस होते हैं स्मूथली, और टैंक्स नहीं दिखते आपको रोड पे किसी इलेक्शन के बाद, वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है, तो वो सिविल सर्विसेज की वजह से ही होता है, जो कि
रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से मतलब प्रभावित हैं, क्योंकि उनको मानना पड़ता है। तो अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्म को अगर वीकेंड करते हैं, तो सारी जैसे कोई जड़ को अगर वीकेंड करते हैं, तो फिर ये भारत एक बहुत बड़ा देश है, वो कोलैप्स भी हो सकता है। तो हमारे देश का स्ट्रेंथ ही यही है कि पीपल बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। एक जो रिस्पेक्ट है व्यवस्था के लिए, वो बहुत एंट्रेंच्ड है हमारे देश में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसी जो बातें इन्होंने हैं वो स्टोरी की थी हिंदू में, वो टीवी सोमनाथन के सिविल सर्विसेज डे के अगले दिन। वो मैंने किया था। हाँ, इन्होंने किया था। उसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स ने उनसे एक सवाल भी पूछे थे, और एक लेटरल एंट्री से आया हुआ सिविल सर्वेंट उसमें सैलरी के विषय में भी पूछा था। तो उन्होंने कहा तो आप वैकल्पिक कैरियर, अल्टरनेट कैरियर दूसरा करियर चुनिए। हाँ। तो क्या रेकमेंड करेंगे विजेता आप? प्रॉफिट सॉन्ग है पॉल रिंच की। ओके। हाँ, तो अभी जो जैसे हो रहा है कि एक देश में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, तो एक जो पॉलिटिकल धारा के लोग होते हैं, कैसे उन पे क्रैकडाउन होता है, लोग कैसे हश टोन में बात करते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो एपरेंट ना हो जाए, क्योंकि उनको उठा के फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा और उनकी फैमिली को आइसोलेट कर दिया जाएगा, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ये उसके ऊपर किताब है, तो थोड़ा सा प्रासंगिक है। तो अगर इसको पढ़ें तो मतलब मुझे तो काफी अच्छी लग रही है, अभी मैं बीच में हूँ। ठीक बात। सो ये रिकमेंड करना चाहूंगी। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल रिकमेंडेशन। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शार्दुल, मैं निशिकांत दुबे, हम लोगों ने पिछले हफ्ते इस पर जब जगदीप धनखड़ जी के हिसाब से काफी बातें की थी। पिछले हफ्ते तो फूफा जी पे बात की थी। मौसा जी पे बात ये भतीजा है जो कुछ। खैर, मजाक के अलावा देखिए, जैसा विजेता ने भी जिक्र किया, वो चेक्स और बैलेंसेस का मर्म ही भूल गए हैं। और मजे की बात यह है कि वो उसी संस्था पे अटैक कर रहे हैं जिसने दशकों तक उन्हीं की आबरू बचाई है, संघ पृष्ठभूमि की। भाई सारा राजनीतिक और सारा पॉपुलर कल्चर ये था कि भाई संघ को ब्लेम करते, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया। तो आज भी वो उसको लेते हैं, देखिए हमें कोर्ट ने बरी कर दिया। अगर कोर्ट ही नहीं होता तो फिर क्या होता, लेकिन आज ये सत्ता में है तो कौन जाने। एक चीज और, जैसे जिक्र किया कई बार कि भाजपा ने अपने आप को अलग कर लिया। वो पब्लिक में अलग जरूर कर लिया, पर ये सोचना कि वो अपने नेतृत्व से अलहदा जाके बात कर रहे हैं, उन्होंने उसके बाद भी बयान दिए। हाँ, वो इसलिए वो बहुत लॉयल सोल्जर हैं, वो संघ की पृष्ठभूमि रखते हैं। आज से नहीं, वो राष्ट्रीय संघ सेवक संघ का उनका बैकग्राउंड है वो, और वो हमेशा से बिल्कुल इस नेतृत्व के लॉयल सोल्जर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं जिस पर भाजपा ये सरकार में पहले भी बोलती रही है। 2015 में अरुण जेटली ने बोला था, जब वो NJAC पे आया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, कि ये तो टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड है। तो क्योंकि वो भी कोर्ट के उससे रजामंदी नहीं थी। तो ये राजनीतिक दलों का हमेशा से कहना कि भाई कोर्ट को हम कंट्रोल में करें, ये चेष्टा तो हमेशा से रही है। लेकिन ये भाजपा सरकार अब की बार अच्छे से पूरा लगी पड़ी है उसमें, और वो अंडरमाइन ही करना चाह रहे हैं उसको। और इवन किरण रिजिजू ने कानून मंत्री रहते हुए भी जुडिशरी को अटैक किया था पिछले टर्म में। नहीं, ठीक बात है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी राह चलते आदमी का, एक है ना कि उन्होंने जो आपने जो फ्रेज उन्होंने इस्तेमाल किया था अरुण जेटली का, ट्रेन ऑफ अनइलेक्टेड, और उन्होंने अंग्रेजी में ही कहा होगा ये, राइट। तो ये एक चीज है, ये हिंदी अलग बात है कि अरुण जेटली कभी खुद नहीं चुनाव जीते। हाँ, नहीं, लेकिन दूर से ही पार्लियामेंट घुसते रहे। लेकिन ये हिंदी में बोल रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज ये है, और बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने संविधान की शपथ ली है, पार्लियामेंट्री सांसद हैं, और उसके बाद जो बयान है वो टेरेनी ऑफ अनइलेक्टेड इनकी नहीं है, वो तो अरुण जेटली का। हाँ, इनका बयान क्या है कि आज देश में जो भी गृह युद्ध हो रहे हैं वो जस्टिस संजीव खन्ना के कारण हो रहे हैं। तो अब इस बयान पे इन्होंने वापस ले लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस वॉर्स को लेगी, यानी सांप्रदायिक। तो पहले तो ये कहना एक मिसइन्फॉर्मेशन है कि देश में सिविल वॉर हो रहे हैं, और नंबर 2, दूसरी बात, ये देश के सबसे बड़े जो ओहदे पे बैठे हुए हैं जुडिशरी के, उनके लिए कहना ये इसलिए एक शर्मनाक आपत्तिजनक बात है। तो इनको खुद जो है सबसे जो ऊपर प्रधानमंत्री हैं, मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव में, उनको संज्ञान लेना चाहिए। इससे एक चीज और दिखती है, सिर्फ डिस्टेंस करने से नहीं होगा ना, जिस पे मैं फोकस लाना चाहता हूँ। और ये क्योंकि कई बार जैसे को तैसा कहना पड़ता है, उनका
पॉइंट देखिए किस कानून पे, कि होमोसेक्सुअलिटी को कर दिया। अरे भाई, आपके मन में होमोसेक्सुअल्स को लेकर कितनी कुंठा है कि आप इस लेवल के बयान दे रहे हैं उस कानून की वजह से। भाई तुमको, फिर वही बात घूम के आती है जो कि लोग कहते हैं, कई बार रिपीट भी होती है, भाई तुमको क्या मतलब कि कोई अपने बेडरूम में क्या कर रहा है? तुम सांसद हो, अपना काम करो ना यार, बाकी सब काम में इस सरकार से, मेरा काम ही दूसरे बेडरूम इस झांकना है, सरकार मेरी से सरकार ने यही दिया है काम। मुझे व्यक्तिगत तौर पे सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए है इस पूरे सरकार के तंत्र से, इन्हें अपना काम करने के अलावा सब में टांग अड़ानी है। लोग घर में क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या अपने बेडरूम, भाई तेरे को क्या करने का? और हैं सब अंकल आंटी, जिंदगी में कभी एक डेट पे नहीं गए होंगे, अरेंज मैरिज नहीं होती तो शादी नहीं होती इनकी। थोड़ा सा है आनंद जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, शादी होती कि नहीं होती निशिकांत दुबे की? नहीं, ऐसे मतलब भारत में सबकी नहीं, शादी हो ही हो जाती है। जाती है। नहीं, मैं दूसरा कह रहा हूं, भाई आप देख, व्हाई आर यू अगेंस्ट दिस? समलैंगिकता केवल इंसानी चीज नहीं है, वो जानवरों में भी पाई जाती है, एक कुदरती फिनोमिना है, लेकिन अपनी आंखों डाइवर्ट हम लोग दूसरे विषय पे हमारी बातचीत का विषय समलैंगिकता नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि इस निर्णय की वजह से देश में सांप्रदायिक युद्ध भड़का रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जो अभी तक वापस नहीं लिया। नहीं तो इसमें मूर्खतापूर्ण तो बयान है, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन ये जो इशारा हृदय आपने किया कि मिस इन्फॉर्मेशन है इसमें बहुत सारी। नहीं, और दूसरी उनके बात सारे ये कोर्ट में दूसरी ये ना, बहुत मिसइन्फॉर्मेशन सारे है। लोग होते हैं, कम से कम मतलब एक सॉलिड कार्डरवेस होता है ना ऐसे लोगों का, इसलिए इनका कहना ज्यादा आपत्तिजनक है। और आप सबसे ऊंचे जो जुडिशरी में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कह रहे हो, तो उसका टॉप डाउन एक असर भी जाता है, तो वो एक हेल्दी नहीं है। तो उनको उस बारे में खुद कई बार आप बोल जाते हैं, लेकिन तुरंत अपनी सुधार को भी करना चाहिए, और उस सुधार को भी उसी तरह प्रसारित होना चाहिए जैसे आपने मिस इन्फॉर्मेशन को प्रसारित किया। नहीं, अगर आप बड़े स्तर पे देखें, सॉरी मैं फिर आ गया हूं, लेकिन अगर मैक्रो स्तर पे देखें, चीफ जस्टिस अगर इस प्रशासन को पसंद है तो वो राज्यसभा का सांसद बन जाएगा रिटायर होके, लेकिन नहीं पसंद है तो वो देश में युद्ध करा, गृह युद्ध, मतलब छोटी बड़ी अतिशयोक्ति की भी सीमा होती है। हाँ, मतलब एक तो मुझे लग रहा है कि निशिकांत दुबे को के और उनके जैसे तमाम जो बाकी, दिनेश शर्मा ने भी इसी तरह का उल्टा सीधा बयान दिया है और दूसरे एमपी हैं, इन लोगों के लिए भाजपा को एक वर्कशॉप करवाना चाहिए और उनको कुछ शब्दों के माने बताना चाहिए कि गृह युद्ध का क्या मतलब होता है, गृह युद्ध दुनिया में कहाँ चल रहा है, कहाँ होता है, क्या हुआ है गृह युद्ध में अब तक। इनको बेसिक ढेले भर की अकल नहीं है, मतलब शब्दों को आडंबर में भिगो के खाली और उछालना है। आनंद, आपको इस पर कुछ कहना है? उनका शायद कहना हो कि बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं उसको अब युद्ध मतलब कहने का कि मतलब राष्ट्रीय राजनीति में समस्याएं पैदा हो गए, तो उनको लगा गृह राष्ट्र हुआ और समस्या युद्ध हो गया। तो अब दोनों जब ये सब नहीं, थोड़ा सा लूज कैनन टाइप आदमी भी है। आप देखें जो पिछला वाकया हुआ था जब इन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में घुस के उसके साथ मारपीट कर ली थी, गाली गलौज कर ली थी, तो ही इज नॉट अ पर्सन जिससे आप ये उम्मीद कर सके कि कुछ भी उनके मन मुताबिक ना हो तो वो सिविलाइज तरीके से बिहेव कर सके। गुंडई, बवालीपना, गाली गलौज, ये सब भी करने वाले आदमी। मुझे तो लगता है इनका इसके करने के बाद प्रमोशन होगा भाजपा में। अभी क्या है कि जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनका जो कार्यकाल बहुत छोटा है, अब कुछ दिन में रिटायर करने वाले 14 मई हैं, और ये भाजपा के लिए फिर भी ठीक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम नुकसान हुआ कि ये जो है इन पर जो बयान देकर निकल गए। इसके आगे जो न्यायाधीश आने वाले हैं, गवई साहब, वो दलित भी हैं, और उसका जो है भाजपा को ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उसको दलित विरोधी बयान भी माना जाता जुडिशियरी के हमले के साथ साथ, और उस समय दुबे ये बयान देते तो ज़्यादा नुकसान होता भाजपा। बाय द वे, संजीव खन्ना चीफ जस्टिस के तौर पर इस अगले महीने उनका आखिरी कार्यकाल है, 1 महीने से भी बहुत कम समय बचा हुआ उनके कार्यकाल में। संजीव खन्ना के चाचा जी मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जस्टिस खन्ना। तो कामकाज के लिहाज से देखें तो जस्टिस संजीव खन्ना का जो कार्यकाल रहा है बहुत रिस्पेक्टफुल कार्यकाल कहा जाएगा। उन्होंने जुडिशरी के अंदर कुछ चैलेंजेस जो आए उसको बहुत डिग्निटी के साथ हैंडल किया। जैसे कि मैं सबसे बड़ा मसला कहूँगा उनके सामने जो चुनौती के तौर पर आया था वो है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिला पैसा, और जिस तरह से उन्होंने उसमें प्रोटोकॉल चीज़ों को
आप यही चीज़ जब गोगोई के मामले में हुआ था, गोगोई का मामला जब उलझा था और जिस तरह से उन्होंने खुद को उस मामले में जज बनाते हुए फैसला दिया था, ये सारी चीज़ें उस नज़रिए से देखें तो उन्होंने बहुत डिग्निफाइड तरीके से कुछ चीज़ों को हैंडल किया और साथ में इंस्टीट्यूशन की गरिमा को भी बहाल रखने का काम एक तरीके से किया है। तो इस लिहाज से संजीव खन्ना, मुझे लग रहा है कि शायद तमाम चीज़ों बयान देते हुए निशिकांत दुबे को संजीव खन्ना का बैकग्राउंड भी, अतीत भी नहीं पता होगा। चर्चा को अब यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले शार्दुल, आप अपने रिकमेंडेशन दे दीजिए। मेरा पहला रिकमेंडेशन है, न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है, वो कैंपस पॉलिटिक्स में कैसे सरकार सुनियोजित तरीके से डेमोक्रेटिक स्पेस को लगातार संकुचित करता जा रही है। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, मेरे से एक सीरीज़ मिस हो गई थी लास्ट ईयर, मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने शायद देखी भी नहीं, देखी तो नहीं थी, पर शायद मैंने पहले रिकमेंड की है या नहीं। समय तो बचा था ना? नहीं, समय नहीं बचा था। मिस हुआ सीरीज तो समय बचा। नहीं, मेरे लिए वो समय बचने वाला नहीं है, वो किसी और चीज़ में खर्च हुआ। हाँ, तो वो एक पुरानी किताब है द डे ऑफ द जैकल, उस पे 1973 में मूवी भी आई थी जो काफ़ी पसंद की गई थी, द डे ऑफ द जैकल। हाँ, और उस पर रीमेक सीरीज़ बनाई थी नेटफ्लिक्स की, द डे ऑफ द जैकल ही, 10 एपिसोड की, वो बहुत बेहतरीन है। वो असैसिन के बारे में है एक। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे है? हाँ, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है। द डे ऑफ द जैकल नहीं, हिंदुस्तान में वो जियो हॉटस्टार पे है। आखिरी रिकमेंडेशन जो मैंने किया था वो मैंने शायद पहले भी किया होगा, क्योंकि वो मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, स्पॉटलाइट। वो तो अच्छी फिल्म। वो क्योंकि अभी हमने पोप की बात की, बॉस्टन और ग्लोब वाले अखबार के, और वो में जो ऑस्कर विनिंग फिल्म है, उसको बेस्ट फिल्म मिला था। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कितना फन हो सकता है उसमें बहुत बेहतरीन से दिखाया, जबकि आप देखें अधिकतर मूवी में पहले स्पॉटलाइट नेटफ्लिक्स या अमेज़न, दो में से किसी पर अवेलेबल थी, मैंने उसी पर देखी है। अब कहीं अवेलेबल है कि नहीं पता। तो बेहतरीन पिक्चर है, और वो कैसे पूरा इन्वेस्टिगेशन वो सामने आया, और उसने बहुत कम पिक्चरें बनती हैं जो विक्टिम के साथ जस्टिस करती हैं, क्योंकि पिक्चराइजेशन में कई बार वो ड्रामेटाइज करने के लिए, रस लाने के लिए बदल देते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट बहुत बेहतरीन पिक्चर है। तो ये मुझे खुशी हुई कि आप जो मिस कर गए थे उसको आपने रिकवर कर लिया। आनंद, अब आपका रिकमेंडेशन। मैं एक किताब रिकमेंड कर रहा हूँ जो नई आई है, मैंने उसकी समीक्षा भी लिखी है, गोपाल कृष्ण गांधी की द अनडाइंग लाइट। इसको मैं संक्षेप में 3-4 कारणों से, नाम है किताब का? अनडाइंग लाइट। हाँ, क्योंकि इसको रामचंद्र गुहा ने भी ट्वीट किया है, अनडाइंग लाइट। तो मैं 3-4 कारण बता रहा हूँ कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्यों ये। एक तो कि गोपाल कृष्ण गांधी को फ्रंट रो एक सीट था आज़ादी के बाद का भारत देखने का, क्योंकि महात्मा गांधी के पोते हैं और राजा गोपालाचारी के भी पोते हैं, तो हाँ, नाती सॉरी, तो नाती हैं। तो जो खासकर उस समय जो पॉलिटिकल एलीट दिल्ली का था, उसके बहुत ऐसे कन्वर्सेशंस सुनने के, बहुत ऐसे जगह जाने का और ये सब देखने का मौका, तो उनके पास जो आर्काइव है वो किसी भी इतिहासकार के लिए भी ईर्ष्या का विषय होगा। तो और उन्होंने उसको यूज़ भी किया है अपनी किताब में, जो पत्र हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, और भी कई चीज़ें जो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं, लोगों की बातचीत। ये एक तो वो, दूसरा कि उन्होंने जो है ना उसमें एक बैलेंस रखा है कि बहुत लोगों के वो प्रशंसक जो हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको हम लोग मानते हैं और हैं भी, और उस समय की राजनीति के, वो पटेल हों, नेहरू हों, या उनके अपने ही जो दादा हुए हैं, महात्मा गांधी हों या राजा गोपालाचारी, उनको बहुत जो है बैलेंस तरीके से देखा है, उनकी प्रशंसा की है, लेकिन हीरो वर्शिपिंग नहीं की है, और सबकी आलोचना भी उन्होंने की है कि कहाँ, और एक हाइंडसाइट से भी देखा है कि ये दो तरह से कहानी चलाई है उन्होंने। एक तो उन्होंने क्या किया, क्या देखा, और एक अभी वो देख रहे हैं कि वो क्या बेहतर कर सकते। तो गांधी जी के संदर्भ में, पटेल के संदर्भ में, और भी कई लोगों के संदर्भ में, तो वो एक बात हुई। जैसे कि नेहरू पर प्रशंसा करते हुए एडमायरर के तौर पे भी उन्होंने उनके, जैसे केरल की नीति जो EMS नंबूद्रिपाद का, या फिर अंबेडकर के इस्तीफे का मिसहैंडलिंग,
या फिर कश्मीर का ही शेख अब्दुल्ला वाला एपिसोड का चीन नीति वगैरह ये सब को, जबकि उन्होंने कई जगह प्रशंसा भी की है, तो एक बैलेंस रखा है, हीरो वर्शिपिंग में नहीं गए, एक तरफा नहीं है कहीं और कुछ। सी राजा गोपालाचारी जिससे वो ज़्यादा अटैच थे, उनके नाना थे, तो उनकी बहुत प्रशंसा और बहुत भावनात्मक तौर पे से भी लिखा है, लेकिन उन्होंने एक लाइन लिखा है कि ही कुड बी फैसिनेटिंग बट ही कुड बी फ्रस्ट्रेटिंग। सो दोनों एक साथ थे वो, हो सकते थे। तो ये भी है। और उनके जो पिताजी थे देवदास गांधी, वो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, तो उससे भी उनका करंट अफेयर्स पे जो उस तरह का भी नज़र है। फिर उनका अपना जो करियर रहा, वो IAS ऑफिसर थे 1968 से, और फिर गवर्नर भी बने वेस्ट बंगाल के, फिर 2 राष्ट्रपतियों के सेक्रेटरी रहे, R वेंकटरमन और KR नारायणन। तो उसका एक ही व्यक्ति जहाँ जो मैं मानता हूँ जिसमें वो थोड़ा हीरो वर्शिपिंग में गए हैं, और उन्होंने एडमिट भी किया है कि ये थोड़े मेरे ब्लाइंड स्पॉट हैं, वो जयप्रकाश नारायण हैं, क्योंकि उनकी इनफैक्ट पटना में उनके घर को देखने वो गए हैं, उसको पिलग्रिमेज तक लिख दिया है, और वो सिर्फ उन्हें 1970 के दशक में JP की भूमिका नहीं, 1950 से उनको ट्रैक किया है उन्होंने। और फिर एक इस लिहाज से भी मुझे ये पुस्तक एक आकर्षण ये भी लगा कि ये 50 और 60 के दशक में एक एलीट दिल्ली फैमिली में ग्रोइंग अप चाइल्ड का भी एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है। उस समय की दिल्ली कैसी थी, उस समय एलिट सर्कल्स में, जैसे ये अपने को बहुत ककून मानते हैं, मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, और इंदिरा गांधी ने इनका मजाक उड़ाया था कि अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ते हो। तो और उसके बाद उनका जो गांधी ने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाया? तो वो भी, तो इन सब दृष्टि से मुझे ये किताब अच्छी लगी। इसमें ऑफ कोर्स कुछ कमियां भी हैं जो कि मेरी समीक्षा में है। तो आपकी पहले समीक्षा पढ़ ली जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहले किताब ही पढ़ लीजिए। किताब पढ़िए। मैं तो उनकी लिखी हुई समीक्षाओं को हर समय लोगों को भेजता हूँ। तो समीक्षा का मतलब ही यही है कि उससे पढ़ के फिर किताब पढ़ें लोग, तो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और इसमें तो एक तो है कि अपनी पर्सनल स्टोरी को इतिहास के लेंस से कहना, जो इंटरसेक्शन के एरिया, तो ये एक अच्छी किताब है। तो गोपाल गांधी ये इतनी सुंदर किताब है आनंद, जो इसकी 2 कॉपी आपके पास है, तो एक कॉपी आप मुझे देंगे, कब तक देंगे? वो जल्दी मिल जाएगी? ठीक है। अच्छा, पता चली गया 2 कॉपी हैं तो आपने लीक होने दी एक नहीं, ये तो हमारे बीच की बात। गोपाल गांधी बंगाल के गवर्नर भी रहे। गवर्नर रहे, हाँ। मतलब नहीं, बंगाल के 5 साल के। हाँ, नहीं मुझे पता, आप कुछ कवर किए होंगे। हाँ, बता दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ कि बंगाल के गवर्नर उस वक्त थे जब वहाँ पर ये काफी सिंगूर और नंदीग्राम का, सिंगूर का खासतौर चल रहा था। तो मैं उस वक्त वहाँ था। उसके बाद उस वक्त काफ़ी इंटरेक्शन ये आते थे और बात करते थे रोज़। तो एक बार क्या हुआ, बड़ी घटना है बड़ी जोर की, कि सबको बड़ी धूप में खड़े रहना पड़ता था पत्रकारों को। तो जैसे बंगाली पत्रकार होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत क्वींस अंग्रेज़ी बोलने वाले, विक्टोरियन इंग्लिश। एक पत्रकार ने बिल्कुल जाके ज़ोर से कहा कि गवर्नर सर, आई एम सॉरी इफ़ इट इज़ अगर मैं अनसिविलाइज्ड, हाँ नहीं मैं अगर इफ आई एम वायलेटिंग द प्रोटोकॉल, बट वी हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग एंड वी आर नॉट सर्व्ड वाटर, इवन वाटर, वी आर स्टैंडिंग लाइक डॉग्स, और ये और वो, एंड सॉरी दिस। तो बाहर सबके लिए अगले दिन पंडाल लग गया था, आप लोग धूप में खड़े न रहें। और वो लंबाई काफ़ी लंबी चली थी वो वार्ता। उसका रामचंद्र गुहा ने इनके लिए लिखा था कि ये मेरे रिजर्वायर हैं। जब मैं गांधी पे लिखता हूँ तो इनसे बात करता हूँ। ही इज़ ए रिजर्वायर लिविंग इंसाइक्लोपीडिया ऑन गांधी। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं इनसे किसी बात के लिए मिलने गया, और स्पष्ट था कि ये बहुत जल्दी में मुझे कहना चाहते थे, चाय वाय पिलवाई, कि मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप तो रिजर्वायर हैं नॉलेज के, ऐसा रामचंद्र गुहा ने भी लिखा है, तो मैं आपसे कुछ घंटे कुछ टुकड़ों में बैठना चाहता हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ उसके लिए। तो बोले बड़े, मतलब ये उनकी प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे जिसे कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं कहा बट इट ऑल रिजर्वायर्स आर ड्राई दीज डेज हैं, क्योंकि आप एनवायरनमेंट कवर करते हैं तो आपको पता ही है कि सारे रिजर्वायर सूखे हैं इन दिनों गर्मी में। उस दिन मैंने भी ऐसे, वो मतलब ये स्पॉन्टेनियस तो है। जैसे उस दिन मैंने उनसे कहा कि मैं आपको अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन आप शायद देश से बाहर थे और आपके जो प्रोग्राम थे उससे मैच नहीं कर पाए हो। तो उन्होंने कहा कि
ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने बुलाया और मैं नहीं आया वहाँ पर क्योंकि मेरे आने से शायद फिर आपका कार्यक्रम ना हो पाता, मतलब उनका कुछ अपना ऐसा था। तो मैं अपनी रिकमेंडेशन बता देता हूँ। एक तो शायद मुझे लगता है कि आप भी वही बताने वाले हैं, तो मैं खा जाता हूँ उससे पहले, क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों की बताई हुई रिकमेंडेशन बताता हूँ तो आज दूसरी तरीके से डैमेज कर रहा हूँ। तो जो श्याम चरण साहब, ये मत कर, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आपने तो पहले भी कहा है तो लोग मान के चलेंगे कि मैं ये मेरा ही है। हाँ, तो श्याम चरण साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था और मैं लोगों को बता दूं कि श्याम चरण साहब के आर्टिकल्स पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी भारत के चीफ नेगोशिएटर रहे हैं जिस समय क्लाइमेट डील होती रही यूपीए और विदेश सचिव भी रहे हैं। विदेश सचिव तो रहे ही हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है उसके बाद ही इज़ अ वेरी गुड ट्रैकर ऑल्सो बाय द वे। हाँ, वो जब देहरादून में रहते हैं और काफ़ी ट्रैकिंग। तो एनीवे उन्होंने इस हमले की जो बातें हैं उसकी पूरी अच्छे से एक हमको एक MRI स्कैन दिखाई देता है, हमला क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये है आर्टिकल। दूसरा मैं अजय साहनी साहब जो हैं उनका आर्टिकल बताना चाहता हूँ कि और उस आर्टिकल की अगर आप कहेंगे तो एक लाइन में पढ़ना चाहता हूँ कि हम आजकल जो होता है ना, हमेशा ये बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि लॉन्ग टर्म, जो आज शार्दुल ने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई, लॉन्ग टर्म लड़ाइयाँ कभी भी उबाल में नहीं होती हैं और बिना लड़ाई किए भी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। तो एक लाइन, दो लाइन इसकी लास्ट की पढ़ रहा हूँ। हिस्टेरिकल एलिमेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया हैव ऑल्सो रेज्ड क्राइज फॉर ओपन वॉर with little concern for capacities, capabilities and costs or for the wider regional security environment. It is, however, covert retaliation that has largest potential for impact without the risk of sliding down the slippery slope of unforeseen escalation. तो उनका ये जो बात है ना, और दिस मैन कई सालों से, 30-40 सालों से बहुत करीब से सिक्योरिटी को कवर करते रहे। इनकी अपनी एक वेबसाइट भी है और जो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल इनका बहुत अच्छा है। अगर कभी आप आंकड़े आपको देने, मैंने बहुत लंबे समय तक उसका फ़ायदा उठाया उस पोर्टल से आंकड़ों को लेके। तो इस लिहाज से ये जो है, मैं एक बात कहूँगा, युद्ध का मतलब सिर्फ काइनेटिक एक्शन नहीं है। नहीं, ये सभी युद्ध की प्रक्रियाएं हैं। आपको युद्ध यही मैंने बोला, काइनेटिक एक्शन तक ना जाना पड़े, वही तो युद्ध की चपलता है आपकी, कि चतुराई भी, चपलता भी, नीति निपुण होना भी, कि आपके दुश्मन को खबर भी नहीं लगनी चाहिए कि वो उसका पत्ता साफ हो गया। तो हृदय ने मेरा जो रिकमेंडेशन एक था वो दे दिया, श्याम चरण का जो लेख है, और उसको इस लिहाज से भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि घटना कल शाम को आई थी और अगले दिन सुबह वो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। तो वो बहुत क्विक तरीके से, क्योंकि वो इतना ज्ञान है और हर चीज़, सारा नॉलेज उनके टिप्स पे ऐसा था कि इतना क्रोनोलॉजिकली उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट रखा है। तो वो एक तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को और उसके देखने के लिए जो एक शुरुआती क्रैश कोर्स होता है ना, उस तरह से है कि आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी, कैसे क्या चल रहा है हमारे साउथ एशिया में अगल बगल, वो उसका जानकारी मिल जाएगी, और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए एक सरकार का जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसका अभी 4 लाइनें जैसे इन्होंने पढ़ी हैं, इस समय क्या रिस्पॉन्स है, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, तो वो आप पढ़ें। और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, वो भी ऑलरेडी शार्दुल ने दे दिया। हमने एक नया सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जो हमारी शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी हृदय की 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और एक डॉक्यूमेंट्रीज़ इस बीच में आई हैं उसके ऊपर, जो UAPA और दिल्ली दंगों के ऊपर। अब उसका एक अगला सीरीज़ है जो कि लंबी सीरीज़ होने वाली है, वो है कैंपस पे क्रैकडाउन। उसका पहला हिस्सा जो है वो ऑलरेडी आ गया है। दिल्ली की 4 जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, इन चारों यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर जो ओपन एक फ्री स्पेस है बोलने का, अपने को अभिव्यक्त करने का, लोगों को एक्सप्रेस करने का, उसको किस तरह से कर्ब किया जा रहा है। छात्रों के ऊपर बड़ी संख्या में फ़ाइन लगाए जा रहे हैं, फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंपस के अंदर जामिया पहला यूनिवर्सिटी बन गया है मेरी जानकारी के मुताबिक, जिसके अंदर पुलिस पिकेट बन गई है। तो ये सारी चीज़ें बदली हैं पिछले 7-8 सालों में, 5 सालों में। उसको फोकस करते हुए देश के दूसरे यूनिवर्सिटीज़ पे भी हमारी नज़र रहेगी कि किस तरह से कैंपसेस के अंदर दिमागों के ऊपर पहरा बिठाया जा रहा है। ये इस डॉक्यूमेंट्री का मोटा हिस्सा है। इसके साथ ही हम एक बात मैं कह दूं, क्योंकि आप, मेरे को लगा आप कोई और डॉक्यूमेंट्री भी बता रहे हैं, मनोरंजक भी बताते हैं ना आप कई बार, वो नेटफ्लिक्स और उसकी, लेकिन ये चाहे कितना भी डिमिनाइज करें हम JNU को, चाहे जामिया को, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी को, चाहे जादवपुर को, ये अपना जो है ना, कि कहते हैं कि एक शेर है कुछ, मैं शब्दों में गलत हो तो पहली माफ़ी मांग रहा हूँ, थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पे तमाशा न हुआ। राइट। तो उसमें क्या है कि आप कितना भी इनका वो करें ना, तो आखिर में ही निकल। अभी जो IAS का रिजल्ट आया है उसमें
बहुत अच्छी संख्या में लोग जो है जामिया यूनिवर्सिटी से निकले हैं। उनकी संख्या है। जामिया में कोर्स में होता है, एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ये वो सिविल बाहर सर्विसेज की पढ़ाई उनको तैयारी कराई जाती है। वो जरूरी नहीं है कि वहीं पढ़ भी रहा है, नहीं, वो वहाँ से स्कॉलरशिप मिलता है वो, और कई लोग आके वो करोल बाग में ही कोचिंग करते हैं। मैंने नहीं, पर जामिया स्कॉलरशिप के अलावा पढ़ाई भी पढ़ाता है वहाँ, किसी न किसी रूप में जुड़े नहीं बात। जैसे मैं एक मतलब आपकी बात को मतलब काट नहीं बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल सही, उसमें एक एडिशनल जोड़ रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सही है, उसे करेक्ट करना भी उसके क्योंकि उसके मतलब 20-25 स्टूडेंट्स को वहाँ से उनको मिला था और वो आए थे, और मैं 2018 या 19 में मैं भी पढ़ाया था। वो बोले थे हम जामिया रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हैं, और ये वो एक अलग उनका प्रोग्राम चलता है, उसमें कोई भी जा सके, तो वो छाप छोड़ देते। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बात है, और मैं इसके लिए शुक्रिया कह रहा हूँ आपको। तो एक लाइन और जोड़ दूं इसमें मैं, हाँ उसकी मैं एक बात पूरी कर दूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो भी ये तंत्र जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, अचानक तो बैठे बैठे रहा, उस तंत्र में जो लोग मौजूद हैं वो भी बेनिफिशियरी रहे हैं इस तरह की ओपन यूनिवर्सिटीज में, ओपन यूनिवर्सिटी को पढ़ के आने से, यू नो, बिकॉज यू गेट दैट, आपको उस तरह का माहौल मिलता है वहां पढ़ने के लिए। एक लाइन बस और जोड़ दूं, ये सारे के सारे लोग फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन के लोग होते हैं जिनको जामिया ये स्कॉलरशिप देता है, उनकी तैयारी करवाता है। ये गरीब तबके से पिछड़े तबके के होते हैं लोग, उनको ये तैयारी करवाता है जामिया। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से, जैसे एक इसी तरह का प्रयास पटना में चलता है, IIT और उसके लिए चलता है, सिविल सर्विसेज के लिए भी चलता है। तो अलग अलग लोगों ऐसे अलग अलग स्तर पे कर रहे हैं प्रयास। इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। आज बहुत ही दिलचस्प चर्चा हुई है। न्यूज़ लॉन्ड्री की तरफ से हम विदाई लें उससे पहले आप लोगों से अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो सारी पत्रकारिता है, ये जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि आप न्यूज़ लॉन्ड्री के जो सब्सक्राइबर हैं वो न्यूज़ लॉन्ड्री को चलाने के लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारी इस न्यूज़ को। किसी तरह के कॉरपोरेशन या फिर सरकारों से हम कोई विज्ञापन नहीं लेते। हमारा एक ये मानना है कि जो पत्रकारिता में आज बहुत सारी दिक्कतें जिनका जिक्र आप करते हैं, उसका तार, उसके सूत्र सीधे सीधे अगर जुड़ते हैं तो वो विज्ञापन की मजबूरी से जुड़ते हैं, और फिर एक बार जब आप विज्ञापन के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, पैसे के लिए किसी पर निर्भर रहते हैं, तो बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री उस समझौते से अलग एक पत्रकारिता करने का प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया शार्दुल, आनंद, हृदेश और विजेता, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।